हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 2 तक हमने कर लिया था। आज हम पार्ट 3 शुरू करेंगे, फंडामेंटल राइट्स। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप एक स्कूल में हैं, ठीक है, और वहां पे क्रिकेट के लिए ट्रायल्स हो रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट टीम बनानी है स्कूल की और उसके लिए ट्रायल्स हो रहे हैं। मानिए कि अगर सपोज करो यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स आए हुए हैं ट्रायल के लिए, और उनमें से ऑलमोस्ट यू नो 99 स्टूडेंट्स का ट्रायल ले लिया, ठीक है। एक स्टूडेंट का ट्रायल नहीं लिया, जबकि वो फिट है, उसकी हाइट भी ठीक है, वो औरों से बेटर भी खेलता है। अगर ऐसा हो अगर ऐसा हो तो वो एक बच्चा क्या कहेगा कि ट्रायल्स जो थे वो क्या थे? अनफेयर थे। देवर नॉट फेयर। जो सिलेक्टर्स थे वो क्या थे? पार्शियल थे, ठीक है। या फिर ऐसे आप मानिए कि आप अगर अपनी आंसर शीट में सेम आंसर लिखते हैं, दो बच्चे सेम आंसर लिख रहे हैं, एकदम ये वर्ड टू वर्ड सेम है, लेकिन एक को टीचर 3 में से 2 मार्क्स दे देते हैं और एक को 1 मार्क दे देते हैं, तो ये वाला जो बच्चा है जिसको कम मार्क मिले हैं वो क्या कहेगा? ये तो अनफेयर है। तो वो टीचर के पास जाएगा, या तो टीचर इसके 1 नंबर बढ़ा देगा या इसके 1 नंबर घटा देगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये वाला बच्चे ने क्या बोला कि अनफेयर है ना ये तो, लेकिन अगर टीचर उसके मार्क्स ना बढ़ाता है ना दूसरे के कम करता है, तो ये बच्चा भी क्या बोलेगा कि ये तो अनफेयर है, ये सर तो, ये मैम तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिली, तो हम हमारा जो एक्सपीरियंस था उससे पहले हम देख चुके थे कि हम लोगों को, इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। आपने प्रियम्बल में भी पढ़ा कि हमारी विजन, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारी बनाई थी कि जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, इंटीग्रिटी हो नेशन की, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और ये सब भी हमें चीजें, फ्रेटर्निटी हो। तो ये हमने वीडियो नंबर 2 में पढ़ा था प्रियम्बल के बारे में। अब इसी को देखते हुए बहुत जरूरत थी कि हमारे पास जो इंडिविजुअल हैं, जो सिटीजन हैं, उनके पास कुछ राइट्स होने चाहिए। एंड क्योंकि हम काफी बाद में इंडिपेंडेंस हमें मिली और उससे पहले बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुकी थी और सभी के कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स थे ही, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हो रहे थे तो कोई भी अगेंस्ट नहीं था कि हाँ ये होना ही चाहिए। दे ऑल वर इन फेवर कि हाँ फंडामेंटल राइट्स तो होने ही चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। और ऐसे भी आप सोचिए, अगर पुलिस वाले आए, ठीक है, किसी के घर और बिना किसी रीजन के किसी को उठा के ले जाए, ठीक है, पुलिस की अपनी मर्जी है, अथॉरिटेरियन रूल हो जाए, ठीक है, डिक्टेटरशिप हो जाए कि नहीं हम तो जो चाहेंगे वो करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से फंडामेंटल राइट्स की जरूरत थी। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वाले इस पार्ट में आर्टिकल 12 टू 35 आते हैं। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आता है। एक एक आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे। हमें प्राइमरी इंस्पिरेशन हमें इसकी मिली कहाँ से, ठीक है, कि हमें ये हमारे पास होने चाहिए। ये हमें यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स है। प्राइमरी इंस्पिरेशन मेनली हमें वहां से आई, जबकि उससे एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी तब हो चुकी थी 1948 की, उससे भी आई है। और भी कंट्रीज में, सभी कंट्रीज में मोस्टली इस तरह का कोई ना कोई बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन था ही। तो लेकिन मेनली इसमें है। इनफैक्ट हमें इंडिपेंडेंस से बहुत पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू एक कमेटी थी, उन्होंने भी ये डिमांड की थी कि हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। कमेटी थी, उन्होंने ये डिमांड किया था। अब एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म आप सुनेंगे, वो टर्म क्या है? मैग्ना कार्टा। कॉल्ड मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा की भी एक कहानी है। ब्रिटेन में एक राजा हुआ करते थे, ये ईयर 1215 की बात है, ठीक है। एक राजा हुआ करते थे जो कि इतने पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि उनके जो वेस थे ना वो बिल्कुल सही नहीं थे। वो जिस मर्जी को पकड़ के जेल में डाल देते थे, ठीक है। इवन अपनी वाइफ को उन्होंने इम्प्रिजन कर रखा था। तो ही वॉज वेरी अनपॉपुलर। और वो क्या थे, वो अपनी बहुत सारी वॉर्स लड़ते रहते थे और उनकी काफी सारी लैंड चली गई थी। जब वो लैंड चली गई थी तो उनको जो जिनसे हारते थे उनको फिर कुछ उनको देना पड़ता था। उसके लिए फिर वो टैक्सेस भी बहुत ज्यादा लग गए थे। और टैक्सेस किन पे लगाते थे? वहां पे होते थे बैरन्स। मैं हल्का सा कॉन्टेक्ट दे रही हूँ, ठीक है, कि मैग्ना कार्टा का है कहाँ से। बैरन होते थे वो लोग, नोबलमैन, जिनके पास काफी लैंड होती थी, और ये ज्यादा नहीं होते थे, थोड़े से होते थे। तो ये लोग बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि जो कुछ नहीं कर पाता था उसको जेल में डाल देते थे, मार देते थे ये राजा जो थे। तो ये बड़े परेशान हुए।
तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था मैग्ना कार्टा। उसको मैग्ना कार्टा का मतलब होता है ग्रेट चार्टर। मैग्ना कार्टा, ग्रेट चार्टर के। तो उन्होंने एक चार्टर बनाया था जिसमें ये कहा था कि किंग इज नॉट अबव द लॉ। किंग जो है वो नॉट अबव द लॉ है। ये वाली जो बात थी, ये पहली बार, उससे पहले भी हुई थी कई बार, लेकिन ये मेन डॉक्यूमेंट था, किंग इज नॉट अबव द लॉ, कि किंग लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि ये सिर्फ इसमें इन्होंने अपने बैरन्स ने सिर्फ अपने ही राइट्स को प्रोटेक्ट किया था, कॉमन आदमी की इसमें बात नहीं हुई थी। इसमें यही था कि किंग जो है वो ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को पकड़ ले, ठीक है, जितना मर्जी टैक्स लगाए। तो बेसिकली बैरन्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे इसमें। और ये फिर बाद में कुछ इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ था, कुछ साइन तो नहीं हुआ था। फिर 1216 में फिर से दोबारा हुआ, फिर 1270, फिर 1225 में एक मेन इंपॉर्टेंट आया, फिर 1297 में भी आया था। तो आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंस कि इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। तो जबकि ये कॉमन पीपल के लिए, इसमें कॉमन पीपल की बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो लेकिन मैग्ना कार्टा इसलिए क्योंकि पहली बार ये कहा गया था उस समय कि किंग इज नॉट अबव द लॉ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो ये चैप्टर है, पार्ट थ्री जो है, ये हमारे क्या है, मैग्ना कार्टा है, ग्रेट चार्टर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहते बड़े कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही डिटेल्ड है। इनफैक्ट कई कंट्रीज से ज्यादा ही हमारे पास फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है फिर, कि ये गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, क्योंकि ये गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टेड। ठीक है, और इसको किसके थ्रू हमें मिलता है, ये सुप्रीम कोर्ट हमें, और जो कोर्ट्स हमारी जुडिशरी है वो हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ इट ऑल इंडिविजुअल। अभी हम देखेंगे नाम में से आएगा कि किस तरह से इक्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं कि ये बिल्कुल परमानेंट है, तो हमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी देखना है। ये नहीं कि किसी को राइट्स दे रहे हैं तो पूरी केओस हो गया, देश में केओस हो गया, पर्टिकुलर एरिया में केओस हो गया, ये नहीं देखना। यूनिटी ऑफ द नेशन, नेशन टुकड़ों में ना बढ़ जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है कि फ्रीडम तो दे हम लोगों को, इक्वालिटी तो दे, लेकिन हमारा देश भी यूनाइटेड रहे, ये सब भी ध्यान रखना है। तो इसमें था क्या, इट वॉज मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, ताकि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स आ गए, कि वो जो है वो डिक्टेटरशिप ना करने लग जाए। ठीक है, अपनी ना चलाने लग जाए बिल्कुल ही। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जरूरी है। ठीक है, कि अपनी इस तरह से हो गया कि भैया हम ही सब कुछ हैं, ठीक है, हम ही सर्वे सर्वा हैं एंड वी कैन डू एनीथिंग, नो। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडियल जो था, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रमोट करना जरूरी था, ताकि जो स्टेट है वो अथॉरिटेरियन ना बन जाए, डिक्टेटरशिप ना हो जाए। ठीक है, ये जरूरी था। अब पहले आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये नाम बता रही हूं आपको। ठीक है, एक एक करके हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बताया था मैंने आपको कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। 12-13 में क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके सिवा 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, पहले 7 थे, उनमें से एक को, राइट टू प्रॉपर्टी को, रिपील कर लिया गया था, उसकी भी हिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, पांचों आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी पे अलग अलग तरह की बात होगी। फिर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 29 to 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। EF, इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे अपने आप लर्न होते जाएंगे। जब जितना आप समझते जाते हो तो ना आपके दिमाग में चीजें बैठती जाती हैं। ठीक है, तो दोबारा से राइट टू इक्वालिटी है जिसमें 5 आर्टिकल हैं, 14 से 18, फिर राइट टू फ्रीडम है 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। पहले 7 थे, एक और राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी था जिसमें यह था कि कोई भी, कि सबको पास हक है कि वो जो अपनी प्रॉपर्टी है उनके पास, वो एक्वायर कर सकता है, वो उसे मेंटेन भी कर सकता है। लेकिन बाद में देखा कि गवर्नमेंट को भी तो चाहिए होता है। अब सपोज करो कहीं पे एक सिंगल रोड है, लेकिन अब उस रोड को
ब्रॉडन करना है, ठीक है, 6 लेन बनाना है, तो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजों की दिक्कत आई थी, फिर धीरे धीरे काफी सारा कुछ हुआ, केस भी हुआ उनमें से, फिर लेकिन यही हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी को फिर रिपील कर लिया गया था, लेकिन इसको एक लीगल राइट दिया हुआ है, लीगल राइट है ये अभी भी, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको लीगल राइट है अभी भी एक आर्टिकल 300 में, लेकिन ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट ये 6 हैं मेनली, जिनके अंदर भी और आर्टिकल्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको टॉपिक। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की। विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या बात है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रीडम है हमें, जब हम पढ़ेंगे ना कि हमें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे तरीके की फ्रीडम है, ठीक है। फ्रीडम है कि हम कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमें फ्रीडम है कि हम कुछ भी बोले, स्पीच का फ्रीडम है, एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, कहीं भी असेंबल हो सकते हैं उसका फ्रीडम है, ठीक है। किसी तरह का एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी रेजिडेंस हो सकता है हमारा, कहीं भी हम रह सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है हमारा कहीं भी रह सकते हैं तो हम किसी के घर में थोड़ी रहने चले जाएंगे, ठीक है, कि दूसरे की हम फ्रीडम ही छीन लें, ठीक है। हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ ऐसे प्रोफेशन में हो जो कि और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा हो, कि हम वेपन्स बना रहे हैं या हम कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस बना रहे हैं जो कि लोगों के लिए अच्छे नहीं है, नहीं। तो इसलिए बात की है, ऐसे ऐसे और भी हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये नहीं कि मतलब हमारी मर्जी है जी, उन्होंने कह दिया मूवमेंट आप कहीं भी कर सकते हो तो कहीं भी चल पड़े जी, कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं पे मिलिट्री का रूल है, हम वहां भी जाएंगे जी, नहीं हमें तो फंडामेंटल राइट है जी, हमारी मर्जी, नो, एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है ये, ठीक है। क्योंकि हमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी देखना होता है, और हमें औरों के हम राइट्स को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहे, उनके राइट्स को तो हम खराब नहीं कर रहे, ये भी देखना होता है। फिर एक अगला पॉइंट जो है वो ये है कि सम आर available only to the citizens, some are available only to the citizens while some are available to all persons, चाहे वो citizens हो, चाहे वो foreigners हो, कोई आया हुआ है यहाँ पे तो, या फिर इवन कॉरपोरेशन और कंपनीज को भी, कुछ प्राइवेट मतलब लीगल पर्सन जिन कोई कंपनी है उनके लिए, लेकिन बहुत कम ही होते हैं जो कंपनीज और इम्पेल करते हैं, ज्यादातर वो अगेंस्ट स्टेट ही होते हैं, स्टेट एक्शन। तो ज्यादातर सिटीजन्स को अवेलेबल है, लेकिन कुछ जो है फॉरनर्स को भी अवेलेबल है, ठीक है, कुछ जो है वो फॉरनर्स को भी अवेलेबल है। फॉरनर्स में भी आप देखेंगे दो होते हैं, एलियंस बोला जाता है इनको, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, इनको एलियंस बोला जाता है जो बाहर के फॉरनर्स होते हैं, एक को बोला जाता है फ्रेंडली एलियंस और एक को बोला जाता है एनिमी एलियंस, जो हमारी कंट्रीज जिनसे हमारी नहीं बनती, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब बनती है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, लेकिन अगर हमें लगता है तो हम उनको एनिमी एलियंस बोलते हैं, ठीक है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जैसे आर्टिकल 14 में आप पढ़ेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे सब सेम है, ठीक है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, ठीक है। तो वो एलियंस को भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको हम कोई फॉरेनर आया उसको हमने अलग तरीके से लॉ के आगे अलग तरीके से ट्रीट किया उसको, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, आगे हम एक एक करके जब डिटेल्ड पढ़ेंगे तो मैं इसके बाद समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो अभी सिर्फ जानने के लिए इतना है कि कुछ सिटीजन्स को ही अवेलेबल होते हैं, कुछ सबको अवेलेबल होते हैं, सिटीजन्स को भी, फॉरनर्स को भी, इवन लीगल पर्सन को भी। फिर जो हमने बात की, सैक्रोसैंक्ट नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। जैसे हमने राइट टू प्रॉपर्टी रिपील किया था ना पार्लियामेंट ने, तो ये परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट उनको कर्टेल कर सकता है, कम कर सकता है, रिपील भी कर सकता है, लेकिन आसान नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही कर सकता है। इसके लिए भी हम बहुत डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस तरह से होता है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, उसमें कितने परसेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी अप्रूवल होता है, तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। लेकिन एक केस में हम आगे देखेंगे, बेसिक, इस केस को तो मैं बहुत अच्छे से डिटेल एक वीडियो बनाऊंगी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी कोई हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें, बेसिक स्ट्रक्चर जो मोटा जो ढांचा है, जो विजन है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि हम कह दें जी जी हम जस्टिस ही हटा देते हैं, पार्लियामेंट कल को कहे हम तो जस्टिस नहीं देंगे लोगों को तो हटा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है। हम बेसिक जो विजन है
ठीक है, वो नहीं चेंज करेंगे। सपोज स्कूल है, स्कूल का एक बेसिक विजन क्या है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज भी आनी चाहिए, बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग भी हम सिखाएंगे, बच्चों को म्यूजिक में भी होना चाहिए, सब चीजों में होना चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन स्कूल का है नहीं, हम सिर्फ किताबें पढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो फिर वो स्कूल प्रॉपर स्कूल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर रहा। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो खराब नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे, उस केस के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी। तो यहाँ पे क्या बात कहते हैं कि परमानेंट नहीं है, पार्लियामेंट उसको कर्टेल कर सकता है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और हम आगे देखेंगे आर्टिकल 368 में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना आसान नहीं होता करने का। नॉर्मल अमेंडमेंट जो है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती रहती है, लेकिन वो नॉर्मल अमेंडमेंट्स होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट with a few exceptions like those against the state action and against the action of private individual। ज्यादातर हम जो ये लॉ है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, वो हम स्टेट्स के अगेंस्ट करते हैं कि स्टेट ने ऐसा कर दिया, पुलिस ने किसी को ऐसे ही पकड़ लिया जी, ठीक है, पुलिस ने किसी को ऐसे पकड़ लिया, कोई गुरुद्वारे जा रहा था जी, उसको कह दिया नहीं तुम गुरुद्वारे नहीं जा सकते, कोई सिख गुरुद्वारा जा रहा था, नहीं तुम गुरुद्वारे नहीं जा सकते, ठीक है, स्टेट ने कह दिया, पुलिस वालों ने कह दिया। किसी को हिंदू को बोल दिया तुम मंदिर नहीं जा सकते, क्रिश्चियन को बोल दिया तुम चर्च नहीं जा सकते, मुस्लिम को बोल दिया तुम मॉस्क में नहीं जा सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते, ठीक है, ऐसे ही आर्बिट्ररी अपनी मर्जी से तो नहीं। तो ज्यादातर जो एक्शन, ज्यादातर जो ये लॉज हैं, ये अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट है, ठीक है, अगेंस्ट द स्टेट है। कल को कोई भी जो, देखो अभी आप हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, पहले लेजिस्लेचर आ जाएगा, फिर एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, इसी तरह से जुडिशरी भी। तो कोई भी कुछ भी ना करे, आर्बिट्ररी एक्शन, अपनी मन मर्जी से कोई ऐसे एक्शन ना ले ले, उसके अगेंस्ट ज्यादातर ये होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक्शंस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, आप सपोज करो, अब एक हमारे पास लॉ, उसमें फंडामेंटल राइट्स में ये भी है कि राइट टू डिग्निटी होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, ठीक है, ये भी होता है, राइट टू लाइवलीहुड भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब कल को कोई ये नहीं कह सकता कि जी भाई मेरी तो राइट टू डिग्निटी, मेरे पड़ोसी ने मुझे गाली दे दी, राइट टू डिग्निटी मेरी खराब होगी, तो मैं तो उसको कोर्ट लेके जाऊंगा, फंडामेंटल राइट इसने मेरा एक्सप्लॉइट किया, नहीं। ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए, मतलब ये वो और ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज से हो सकता है वो करे, ठीक है, कि और वो और जो लीगल रेमेडीज उसके पास अवेलेबल है वो करेगा, बट फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट एक्शन के अगेंस्ट ही अवेलेबल है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल, लेकिन कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो रोज रोज का ही हो जाएगा जी, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मेरा मतलब मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक दिया, उसने मेरा राइट टू लाइफ खराब कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमें बहुत ब्रॉड सेंस में इसको देखना होता है। फिर ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है कि इसके लिए हम कोर्ट्स जा सकते हैं, और स्पेशल बात क्या है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, इवन हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, इवन हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं डायरेक्टली। ये आप देखेंगे आगे इसको बहुत डिटेल में, ये एक स्पेशल वो है कि हम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में डायरेक्टली जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स में जनरली कोई केस थ्रू अपील जाता है, जो हाई कोर्ट में कोई हार गया है, ठीक है, तो वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में उस केस को जाने के लिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कितनी वैल्यू है फंडामेंटल राइट्स की, कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुआ है। किसी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, पुलिस बता ही नहीं रही है क्यों किया है, ठीक है, बस पकड़ के रख लिया उसको, तो नहीं, वो जो एग्रीव पार्टी है, वो एग्रीव पर्सन है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि भी मुझे इस तरह से किया है उन्होंने। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड का मतलब परमानेंट खत्म नहीं, कुछ ड्यूरेशन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी लग गई हो। लेकिन उसमें भी दो आर्टिकल्स को नहीं कर सकते, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, इनको नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि है आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, किसी किसी क्राइम की वजह से किसी को कन्विक्शन होगी, किसी को पकड़ लिया, ऐसे ही प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये लाइफ, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन दोनों को छोड़ के बाकी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी भी हम पढ़ेंगे उसमें। आर्टिकल 19 जिसकी राइट ऑफ फ्रीडम करते हैं, उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वॉर के केस में। वॉर किसमें, जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, जिसमें कि बाहर की किसी उसके साथ हमारा कोई वॉर हो गई है, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, किसी और कंट्री के साथ हमारा कुछ अगर वॉर हो गई है,
तो ही हम आर्टिकल 19 में सारी फ्रीडम्स आती हैं कि आप मूवमेंट का कहीं भी मूवमेंट कर सकते हो, कहीं कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, कहीं भी आप असेंबल कर सकते हो, ठीक है, किसी तरह से स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर भी पूरी फ्रीडम देती है, लेकिन ये एक्सटर्नल एग्रेशन के समय ये इसको सस्पेंड किया जा सकता है। फिर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, मार्शल लॉ लगा है, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल लगा हुआ है, तो भी इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ज्यादातर ज्यादातर ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, मतलब अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ता है, और सिर्फ पार्लियामेंट ही इन पे लॉ बना सकता है ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। ये आगे के सारे जो 12 से 35, 12 to 35 हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इन सब में इन सब की बात होगी, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स मोस्टली उसी में से बहते हैं। फिर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पैरामिलिट्री एजेंसीज भी हैं हमारी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनके मेंबर्स के लिए इनकी जो फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन होती है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम उनको वो नहीं कह सकते कि आर्मी वाले ये नहीं कह सकते कि हमारी क्या प्लानिंग चल रही है दूसरे देश पे, हम कैसे प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पहले से ही जाके वो बता दे, नहीं, ठीक है। तो यानी कि उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे इसीलिए बोला गया था, क्या इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोला गया था कि ये सबसे पहले क्या बताया था, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, कि ये नहीं कि हाँ बस कह दिया तो हो गया, नहीं, लेकिन ये देश के लिए जरूरी है, सिटीजन्स के लिए जरूरी है, ताकि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक तरह से अथॉरिटेरियन ना हो जाए, ठीक है, डिक्टेटरशिप ना हो जाए कि नहीं भाई हमने जो कह दिया हमारा वचन ही शासन है, वैसा वाला नहीं होना चाहिए कि भाई हमने चाहे उसमें लॉजिक है चाहे नहीं है। वैसे जैसे मैग्ना कार्टा में हमने पढ़ा था कि वो जो राजा था बस वो कहता था मैंने कह दिया इसको जेल में डाल दो तो डाल दो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए राइट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में, अभी हमने ये सब पढ़े, अब अगली वीडियो में हम आर्टिकल 12 से शुरू करके आगे की चलेंगे, 14 18 तक करेंगे, फिर ऐसे सो ऑन करके करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडियल को प्रमोट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे, क्योंकि पहली बार एक तरह से हमारी B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब है यूएसए की जो बिल ऑफ राइट्स है, वहां से इंस्पिरेशन हमें इसके लिए मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे जैसे हम एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे ये सारे पॉइंट्स आपको जो है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, कुछ सिटीजन्स को अवेलेबल है, कुछ फॉरनर्स को भी हैं, सेक्रो परमानेंट नहीं है, आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड किए जा सकते हैं, मार्शल लॉ जब फोर्स में है तो भी उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आर्म्ड फोर्सेज के लिए रिस्ट्रिक्ट है उनके मेंबर्स के लिए। ये सारे के सारे आप जब हम एक एक पढ़ेंगे राइट को तो आपको समझ आते जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट part of the constitution. Okay, take care and please subscribe to the channel. Please share it with your friends also. Okay, bye. हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो शुरू किए थे, और उसमें हमने कई बार कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पास, हम उसके लिए वी कैन गो टू द कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम सोचिए डायरेक्टली विदाउट इवन हैविंग टू गो टू द हाई कोर्ट्स, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अगर अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। हमने कई जगह ये बात की थी, अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। तो ये जो स्टेट हम बार बार कह रहे हैं कि हम स्टेट के अगेंस्ट जो है कोर्ट्स में जा सकते हैं, तो स्टेट को डिफाइन करना भी तो बहुत जरूरी हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 3 में कहां से कहां आर्टिकल, लास्ट वीडियो में बताया था कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक कवर्ड है। तो इसी में सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12, जिसमें कि स्टेट को डिफाइन किया है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया है कि व्हाट इज कंसिडर्ड स्टेट व्हेन अप्लाइंग फंडामेंटल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है मोस्ट ऑफ दी जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, जिसके लिए हम कोर्ट्स में जा सकते हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी कोर्ट में जा सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 12 की कि एक्चुअली में स्टेट है क्या। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो ये है, जो पूरा का पूरा एज इट इज कोटेड है।
In this part, text of Article 12 says, in this part, unless the context otherwise requires, the state includes what देखते हैं what all. पहला, the government and parliament of India, government and parliament of India, and the government and the legislature of each of the states. Okay. And all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. देखिए, पहले तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले उन्होंने बोला includes what? The government and the parliament of India. Government and the parliament of India का मतलब हो गया कि they are talking about union government. Union government की बात कर रहे हैं. तो यानी कि एग्जीक्यूटिव में हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सारे के सारे मिनिस्टर्स जितने भी हैं वो सब आ गए. ठीक है, एग्जीक्यूटिव में. एंड बिसाइड्स दैट उन्होंने क्या बोला? पार्लियामेंट की जब बात कर रहे हैं वो, पार्लियामेंट की जब बात कर रहे हैं तो उसमें ना तो खाली लोकसभा राज्यसभाएं बल्कि प्रेसिडेंट भी आए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बनता है. तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ही होते हैं. तो जब पार्लियामेंट की बात है यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो सब के सब, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सब के सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे. अगर यानी कि इनमें से कोई भी किसी के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने में नहीं मदद कर रहा है, मतलब बेसिकली उनके फंडामेंटल राइट्स को उनके अगेंस्ट है, ठीक है, उनको वो खराब कर रहा है उनके फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, तो फिर क्या होगा? इन्फ्रिंज कर रहा है तो फिर हम कोर्ट्स में जा सकते हैं अगेंस्ट दीज. फिर उसके सिवा गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स. तो गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स का मतलब क्या आ गया? स्टेट लेजिस्लेचर्स. अब कई स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है खाली, और कईयों में काउंसिल भी होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी. कईयों में खाली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और कईयों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, तो वो भी आगे. एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, और पार्लियामेंट भी. जब स्टेट लेजिस्लेचर आ गया तो वहां के गवर्नर भी इसका पार्ट हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट गवर्नर होते हैं. फिर वहां पे चीफ मिनिस्टर, जो भी वहां के मिनिस्टर है, वो एग्जीक्यूटिव भी पूरा का पूरा आ गया. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि पार्लियामेंट आ गया, गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट आ गई, ऐसे ही स्टेट्स के लेजिस्लेचर आ गए और स्टेट की गवर्नमेंट्स आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फिर कहते हैं लोकल और अदर अथॉरिटीज, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आपकी म्यूनिसिपैलिटीज आ गई, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्राम पंचायत, कई अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं. जैसे बॉम्बे में बीएमसी आपने सुना है, इसी तरह से कई जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, कई जगह म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं. तो वो सब के सब लोकल अथॉरिटीज भी आ गई. लेकिन प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम है ये क्या है? अदर अथॉरिटीज. अदर अथॉरिटीज जो है, अब यहाँ पे स्कोप रह जाता है, ठीक है, कि इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा. अदर अथॉरिटीज जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ऑब्वियसली हम इंडिया से बाहर जो अगर कोई टेरिटरी जो ऑफिसेज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते. अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हो. तो अब यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आई, धीरे धीरे करके बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए. पहले शांताबाई जी ने 1954 में, एज अर्ली एज 1954, सोचो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, 1954 में एक कोर्ट में केस गया था जिसमें था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेड्रास ने उनको एडमिशन रिफ्यूज कर दिया था. ठीक है, शी वाज अ फीमेल स्टूडेंट, उनको एडमिशन रिफ्यूज कर दिया था. तो फिर वो बात हुई कि क्या वो अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में आएंगी कि नहीं आएंगी. फिर फाइनली यही हुआ कि नहीं, क्योंकि वो ना तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें, तो उस समय ये हुआ कि नहीं, वो नहीं आएंगे. ऐसे ऐसे करके बहुत सारे केसेस हुए, मैं उनके नाम बताऊंगी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. फिर फाइनली हुआ कि ये तो बड़ा डाइसी हो गया. ठीक है, तो काफी सारे केसेस होते गए. उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि कुछ ना कुछ तो हमें एक बेसिकली पैरामीटर सेट करने होंगे कि कैसे डिफाइन करें कि कोई अदर अथॉरिटी में आएगा कि नहीं आएगा. तो सबसे पहले तो देखे जाएंगे कि वो जो है अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है, क्या उसकी जो शेयर कैपिटल है, क्या वो गवर्नमेंट के पास है कि नहीं है. मान लो किसी कंपनी में गवर्नमेंट का 51% या उससे ज्यादा इक्वल टू और ग्रेटर देन 51% अगर है, तो क्या उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा. ठीक है, तो क्या उसको हमें नहीं कहना चाहिए कि वो तो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है. ठीक है, इसी तरह से दूसरा पॉइंट भी उन्होंने कहा, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है उनका खर्चा निकालने के लिए. उनको बहुत सारी आपने ऑर्गेनाइजेशन देखी होंगी जिसमें गवर्नमेंट निकाल रही है. इवन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी होते हैं. ठीक है, क्या
वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रही है कि नहीं, कि और कोई तो इस चीज में फील्ड में काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। और कोई तो, जैसे डिफेंस प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन में आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या और कोई है जो बिल्कुल उसमें मोनोपोली है उनकी। या आप रेलवे टिकटिंग देख लो, इंडियन रेलवेज देख लो, रेलवेज की और किसी की है बस की? तो इंडियन रेलवेज क्या है, गवर्नमेंट की है, ठीक है। इसी तरह से टिकटिंग है, वो कौन कर रहा है, आईआरसीटीसी कर रहा है। सिर्फ रेलवे की टिकटिंग कौन कर रहा है, आईआरसीटीसी कर रहा है। वैसे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही है, डेफिनेटली वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, बट मोनोपोली का एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि जो उसके में मोनोपोली है, ठीक है। फिर कहते हैं कि डीप एंड परवेजिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, कि हर ऑलमोस्ट हर डिसीजन पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, ठीक है, कि कौन डायरेक्टर्स बनेंगे, कौन वहां पे जो सीनियर ऑफिसर्स है उनको कौन अपॉइंट करेगा, उसमें भी गवर्नमेंट की सी, अगर हर एक चीज में गवर्नमेंट की से है, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो उसका मतलब गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल है। क्या वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस कर रहे हैं? जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपके घर में गैस पाइपलाइंस होगी कईयों के घर में, ठीक है, वाटर कनेक्शन इंस्टॉल होता है, तो क्या ये पब्लिक फंक्शन नहीं है? ठीक है, क्या पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन नहीं है? बहुत जरूरी है ये। तो क्या इस तरह की जो अथॉरिटीज है, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आनी चाहिए? ठीक है, इसमें भी केस हुआ था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक। इफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, कई पहले क्या होता था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते थे, कई बार चेंजेस होते रहते हैं, कई बार रीनेम हो जाते हैं, कई बार लगता है कि नहीं अब इसका काम जो है ये हमारी एक कॉर्पोरेशन है उसका जैसा ही है, तो ये वाला डिपार्टमेंट उनको ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह के मोटे मोटे किए, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बस, कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने जो पार्ट 3 के लिए जो स्टेट की डेफिनेशन थी वो चाहते थे बहुत इलेबोरेट दे, बहुत ही इलेबोरेट दे। देखिए, स्टेट की डेफिनेशन अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि मेडिकल फिटनेस है, किसी की मेडिकल फिटनेस स्कूल के एडमिशन के लिए अलग हो सकती है, लेकिन अगर वही स्टूडेंट की मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स वो किसी स्पोर्ट्स की सिलेक्शन के लिए स्कूल अलग कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि स्कूल की सिलेक्शन की, स्कूल के एडमिशन के लिए सिंपल है कि बच्चा शुड बी फिट, ठीक है, या कॉलेज के लिए बच्चा शुड बी फिट, बट अगर उसी को मान लीजिए क्रिकेट के लिए सिलेक्शन करना है, तो हो सकता है वो फिटनेस के स्टैंडर्ड थोड़े बढ़ा दें, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका ये था कि फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टेट की डेफिनेशन थोड़ी इलेबोरेट रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो सके, ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटीज कवर हो सके, गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप ना कर पाए। इस वजह से बार बार कोर्ट के कई सारे केसेस होते गए और फिर हुआ। तो बेसिकली इंक्लूडेड कौन कौन है स्टेट में, मोटा मोटा जो आपको याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में हमेशा आपको जो याद रखना है कि मोटा मोटा कौन लोग होंगे ही होंगे, कौन सी अथॉरिटीज होंगी होंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि एग्जीक्यूटिव उनका जो है। आपने देखेंगे आप कि 3 ऑर्गन होते हैं, एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होती है, ठीक है। जुडिशरी भी अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करे कि ना करे, ठीक है। तो जुडिशरी कहती है जब हम जुडिशरी प्रॉपर केसेस वाला काम कर रहे हैं तब हम स्टेट का पार्ट नहीं है, लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं तो हम स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हो सकते हैं। फिर क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जब हम बात करें तो प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट के लेजिस्लेचर, जहां असेंबली है तो खाली असेंबली, जहां पे काउंसिल है वहां काउंसिल भी, गवर्नर्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, और अदर अथॉरिटीज भी आ जाती हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ओएनजीसी होगी, एलआईसी होगी, कुछ बॉडीज हैं जो कि कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि इवन प्राइवेट बॉडीज जो कि पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हो उनको भी हम स्टेट की डेफिनेशन में मान सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर्स, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज में भी। तो मोटा मोटा आपको जो याद रखना है, टेक्स्ट से ही आप यू कैन इजिली मेक आउट उसके टेक्स्ट से कि कौन कौन है इसमें। सबसे पहले गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, लोकल जो है अथॉरिटीज वो, और अदर अथॉरिटीज। और अदर अथॉरिटीज में आपको ध्यान आ जाएगा कि पीएसयूज जो हैं जो पब्लिक फंक्शंस कर रही हैं, जिसमें ज्यादातर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ठीक है, जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। जैसे मैं बता रही थी बहुत सारे केसेस हुए थे, सिर्फ आपको नाम के लिए मैं बता रही हूँ, आपको लर्न करने की इसको जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है, शांताबाई का 1954 में उनको एडमिशन रिफ्यूज कर दिया था, ऐसे स्टेट ऑफ यूपी के उज्जैन बाई के साथ। फिर राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड का कि लगी है कि नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे केस थे। इस वाले केस में उन्होंने गाइडलाइंस भी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ ये पैरामीटर्स हैं। आरडी शेट्टी वाले में भी दी थी कुछ गाइडलाइंस। तो ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है और कुछ नहीं करना। अब इंपॉर्टेंट बात आती है लॉ। हमने आर्टिकल 12 पढ़ा,
ठीक है। आर्टिकल 12 में क्या थी? डेफिनेशन ऑफ स्टेट थी। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट थी। आर्टिकल 13 में देखिए क्या है। आर्टिकल 13 में एक तो 4 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 13 में सबसे पहले इसका मेन हेडिंग क्या है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वो लॉज यानी कि बिल होता है, एक लॉ होता है। जब बिल साइन हो जाता है, दोनों हाउसेस पास कर देते हैं और फिर साइन हो जाता है बाय द प्रेसिडेंट, तो उसको लॉ बोलते हैं। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में भी। तो वो लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है, किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ, ठीक है, या इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। तो 4 क्लॉजेज है। पहला क्लॉज क्या कहता है? बहुत सिंपल है ये। आर्टिकल 13 कहते हैं ऑल लॉज इन फोर्स, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution। कब हुआ था कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950। यानी कि ये कौन से लॉज की बात कर रहे हैं? ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, इससे पहले जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट shall to the extent of such inconsistency be void। इससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, अब तो 26 जनवरी 1950 हो चुकी है, मतलब जब ये इंप्लीमेंट हो चुकी है, तो कह रहे अगर सपोज करो 27 जनवरी 1950 की भी अगर हम बात करें, तो ऐसे लॉज जो बने थे तो पहले थे, मान लो कोई 1938 में बना था, मान लो कोई 1946 में बना था, तो वो लॉज, उनमें जितना भी पार्ट इस पार्ट 3 के अगेंस्ट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, वो पार्ट जो होगा वो बेसिकली वॉइड हो जाएगा, यानी कि उसकी वैलिडिटी नहीं होगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सिर्फ उतना पार्ट, पूरा लॉ नहीं, पूरा लॉ नहीं। 26 जनवरी 1950 से पहले बने जो भी लॉज होंगे, ठीक है, जितने भी लॉज होंगे, उनमें उतना पार्ट जितना कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए ठीक नहीं होगा, जो इस प्रोविजन पार्ट 3 को नहीं मान रहा होगा, उतना पार्ट जो होगा वो इनकंसिस्टेंट जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, उतने पार्ट को नहीं माना जाएगा। ओके। कोई भी आप लॉ मान सकते हो कि कोई लॉ था, मान लो, ठीक है, जिसमें ये था कि भाई हम जो है स्कूल्स में वुमेन को एडमिशन नहीं देंगे, मान लो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हम वुमेन को एडमिशन नहीं देंगे स्कूल में, ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स तो क्या कहते हैं, ठीक है, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। हम ये पढ़ेंगे आगे कि कोई भी इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी, उसमें ये भी आएगा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स, रेस, कलर, ये सब नहीं करनी, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं करनी, ठीक है। तो जैसे कि पहले अनटचेबिलिटी वगैरह होती थी, सब पढ़ेंगे। तो बेसिकली बस आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 से पहले के जो बने हुए लॉज थे, जो अभी भी इन प्लेस थे, अभी भी इन फोर्स थे वो लॉज, लेकिन उसका वो पार्ट जो पार्ट 3 के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, पार्ट 3 की, यानी कि तरजीह किसको दी जा रही है, इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? पार्ट 3 को, फंडामेंटल राइट्स को, ना कि उस लॉ के उस वाले पार्ट को। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट कहता है द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। वो बात हुई 26 जनवरी से पहले की। अब क्या कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले कि अब भी गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि जो राइट्स ये वाला पार्ट 3 कॉन्फर कर रहा है हमारे सिटीजन्स के ऊपर, वो उनको ले पाए या उनको कम कर पाए, ठीक है। अगर ऐसा है भी, कोई लॉ बना भी देती है स्टेट, तो भी उसको जितना पार्ट उसको पार्ट 3 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उतने पार्ट को वॉइड माना जाएगा। तो बेसिकली अगर मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ ऐसा बना भी दिया कि जी हम तो आपका जो ये वाला जो फंडामेंटल राइट है ये हम ले रहे हैं, तो कोर्ट कह सकता है कि नहीं, आपने ये गलत किया है, आपके लॉ का ये वाला पार्ट नल एंड वॉइड होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर रहा है, ठीक है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है उनको ये अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, तो इसीलिए हम उसको मानते हैं। कोर्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है यहाँ पे पार्ट 3 में, ठीक है। तो दोबारा से पहले पार्ट में क्या था? क्लॉज 1 में आर्टिकल 13 के 4 क्लॉज है। क्लॉज 1 में था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में आने से पहले के जो लॉ बने हुए हैं, उतना पार्ट जो कि इनकंसिस्टेंट होगा पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो वॉइड हो जाएगा।
पार्ट 2 में क्या कहते हैं कि स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जिसकी वजह से उनके जो फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 जो इफेक्ट हो, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पार्ट वॉइड माना जाएगा। लेकिन आप कहेंगे ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं कर सकते, राइट टू प्रॉपर्टी भी तो पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में लिया था। हाँ ठीक है, वो सब हम आगे अभी देखते हैं। अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 में इन्होंने क्या किया? आर्टिकल 3 में उन्होंने बोला अब लॉ को भी तो डिफाइन कर दो। बार बार हम कह रहे हैं, पार्ट 1 में हमने कहा वो लॉ जो 26 जनवरी 1950 से पहले इन्फोर्स थे। फिर हमने पार्ट इसके सेकंड क्लॉज में कहा कि कोई द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। ठीक है, तो लॉ है क्या? ये याद नहीं करना, बस आपको सिर्फ समझने के लिए है कि लॉ है क्या। लॉ, इन्होंने बहुत वाइडली लॉ को भी डिफाइन किया। लॉ में कोई भी लॉ तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जो पार्लियामेंट पास कर रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर पास कर रहा है। उसके सिवा ऑर्डिनेंस भी आएगी। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक तरह से जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, तो वो टेम्परेरी एक तरह से लॉ हो गया, बाद में उसको पास करवाना पड़ता है तभी वो लॉ बनता है। ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर्स है, बायलॉज है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम और यूजेज। आपने देखा होगा कई बार आपके डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो ऑर्डर निकाल देते हैं, ठीक है, कि कोई भी 5 से सेक्शन 144 इम्पोज हो गया। बहुत जगह होता रहता है, तो आम बात सी हो गई है कि भैया 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह, ठीक है। कोई भी अनरेस्ट हुआ, किसी भी सिटी में थोड़ा अनरेस्ट हुआ, कुछ झगड़े हो गए दो ग्रुप्स के बीच में, तो कोई ना कोई ऑर्डर निकाल देता है, ठीक है। आपके हम कोरोना हुआ था, ठीक है, हमारे कंट्री में कोविड हुआ, तो कितने सारे ऑर्डर निकालते रहते थे, ठीक है। स्कूल वाले भी ऑर्डर, मतलब स्कूल, आपको इसमें ऑब्वियसली देखना होगा कि स्कूल गवर्नमेंट का है कि नहीं, लेकिन मतलब बहुत इसको इलैबोरेट लॉ की डेफिनेशन भी थी, ठीक है, कि कोई भी रूल रेगुलेशन तक, नोटिफिकेशन तक, इवन कस्टम या यूजेज जो कन्वेंशन से हो रहा था कि हाँ कोई रिटर्न में कुछ नहीं है, ठीक है, उन सबका, सबकी डेफिनेशन जो है वो लॉ में आएगी। फिर लॉज इन फोर्स का क्या मतलब है? लॉज इन फोर्स जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं, तो इसका मतलब है दैट इंक्लूड्स लॉज पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular cases। इसमें कुछ नहीं कह रहे वो। पहले तो उन्होंने बोला कि जो देखिए आप, जो आपका पार्ट 1 था, पार्ट 1 था, तो उन्होंने क्या बोला था पार्ट 1 में? ऑल लॉज इन फोर्स, ऑल लॉज इन फोर्स, ठीक है, जो यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले रिपील नहीं किए गए थे। यानी उनको रिपील का मतलब होता है कि उनको अब कैंसिल कर दिया, एक तरह से आप सिंपल भाषा में समझे तो उनको कैंसिल कर दिया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उस लॉ की, तो रिपील कर लिया, उसको खत्म कर लिया, वापस ले लिया। तो ऑल लॉज इन फोर्स जो रिपील नहीं हुए थे, ठीक है, तो उनकी बात कर रहा है। फिर सेकंड वाले क्लॉज में बात कर रहा है लॉ की, सेकंड वाले क्लॉज में बात कर रहा है कि लॉ की। तो थर्ड वाले क्लॉज में दोनों चीज डिफाइन कर दी कि लॉ क्या है। थर्ड वाली चीज, थर्ड वाले पार्ट में लॉ भी डिफाइन कर दिया और लॉज इन फोर्स भी डिफाइन कर दिया। लॉ में तो सब कुछ बोल दिया उन्होंने, ऑर्डिनेंस लॉ भी आ जाएगा, ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, सब कुछ। और लॉज इन फोर्स में क्या बोल देते हैं? वो लॉज जो कि लेजिस्लेचर ने या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने टेरिटरी ऑफ इंडिया में पास किए थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको रिपील नहीं किया गया था, ठीक है। तो इतना बस आपको याद रखना है। बेसिकली पार्ट 3 13 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ और लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन दी गई। अब आता है एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखने का है, क्योंकि ये ओरिजिनली नहीं था। ये जो क्लॉज है ये ओरिजिनली नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बाद में ऐड किया गया है। यहां पे हमारी आर्टिकल 13 में कैच आती है कि ये पहले नहीं था, ये 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करके 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको डाला गया। कहानी क्या हुई थी कि मैं आपको, जब हम बहुत सारे, जब हम पूरा सारे के सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे, अभी हम पार्ट 3 पे, पार्ट 4, पार्ट 5, जब सारे पार्ट्स पढ़ लेंगे, फिर हम दोबारा से, मैंने आपको बताया ना, बहुत ही हम सिस्टमैटिकली ग्रेजुअली हम कर रहे हैं। तो हम पहले बेसिक समझ रहे हैं सारे, फिर हम इनके टॉपिक्स के जहां जहां जरूरत है वहां उनकी डेप्थ में भी जाएंगे। तो बहुत सारे, मैंने आपको कई बार बोला, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक आया था, एक टर्म आई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था कि 1967 में एक केस हुआ था, ठीक है, उसमें गोलकनाथ का, उसमें गवर्नमेंट ने, जो कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकता, और इसलिए उस बात, कहानी हुई क्या थी, मैं मोटा मोटा आपको बताती हूँ, ठीक है, सिंपल सी भाषा में, कि को इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड करें कि ना करें, कहानी ये है,
ठीक है, लॉ की इतनी बड़ी डेफिनेशन दे दी, लॉ में सब कुछ आ रहा है, ऑर्डिनेंस भी आ रहा है, बाय लॉ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, क्या वो लॉ में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो थी, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो अब इसी में ही ये हुआ था कि आप कैसे, गवर्नमेंट कहती है हम तो भाई सर्वे सर्वा है, ठीक है, पार्लियामेंट क्योंकि हम तो भाई इलेक्टेड है, और वो क्या कहते हैं कि जुडिशरी कहती है नहीं, हम तो प्रोटेक्टर है, ठीक है। तो इन्होंने एक कोर्ट केस हुआ था, उसमें इन्होंने बोला कि नहीं, जो ये है आर्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, इन्होंने इसको अमेंड कर दिया, इन्होंने 13(4) इंट्रोड्यूस कर दिया, 24th अमेंडमेंट 1961 से, बोला कि कुछ भी चीज, नथिंग इन आर्टिकल 13 अप्लाइज टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड अंडर 368। इन्होंने क्या बोला कि कुछ भी ऐसा, आप जो लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 डील ही करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो उन्होंने बोला नहीं, लॉ की डेफिनेशन में ये चीज नहीं आएगी जो 368 के अंडर हम करेंगे। तो फिर ये हुआ कि भाई ये तो वो है, फिर से कोर्ट बात पहुंची, फिर फाइनली ये हुआ, इस चीज को वैलिड ठहराया कोर्ट ने, इसको मना नहीं किया, कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, लेकिन लेकिन उसने एक बात बोल दी, केशवानंद भारती केस में हुआ था, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको कम डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि जब भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे गोलकनाथ केस क्या था, फिर केशवानंद भारती केस क्या था। तो पहले हुआ कि नहीं भाई, हम नहीं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया, क्लॉज ये 13(4) इंक्लूड कर दिया, 13(4) इंक्लूड कर दिया कि नहीं भाई, कुछ भी जो अमेंडमेंट हम करेंगे वो इसके लॉ के डेफिनेशन में नहीं आएगी। फिर से कोर्ट में बात पहुंची, तो कोर्ट ने बोला ठीक है, हम इसको हम मान लेते हैं वैलिड है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था मोटा मोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है कि विजन जो है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे गवर्नमेंट कहे कि नहीं जी, हम तो हमने बोल दिया कि 368 में जो अमेंडमेंट करेंगे वो लॉ में इंक्लूडेड नहीं है, तो चलो जी हम पूरा का पूरा आर्टिकल 19 ही छीन लें इनसे, राइट टू फ्रीडम। नहीं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसा पार्लियामेंट पास भी कर देती है, मान लो कल को पार्लियामेंट जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ, मान लो कल को पार्लियामेंट एक्ट पास कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देती है कि हम तो जिनका राइट टू फ्रीडम ले रहे हैं, पूरा का पूरा राइट टू फ्रीडम ले रहे हैं, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, राइट टू फ्रीडम में कई सारे पार्ट्स हैं कि आपको फ्रीडम है कि आप क्या प्रोफेशन अपनाएं, आप मूवमेंट का, रेजिडेंस का, कहाँ रहें, मान लो ये, तो फिर क्या होगा, वो डेफिनेटली कोर्ट में जाके नल एंड वॉइड साबित होगा ही होगा, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्लॉज है, एज ऑन डेट ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं खराब होना चाहिए। तो यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर पे है क्या, कहानी क्या है, जुडिशियल रिव्यू की है कि कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, कि कोर्ट्स जो हैं किसी भी एक्ट को जो पार्लियामेंट बनाए उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं टू द एक्सटेंट वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी जो है उनके पास ये राइट है, ठीक है। बार बार टसल भी चलता है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, ठीक है, कभी वो ऐसे कहते हैं तो फिर वो एक अमेंडमेंट ले आते हैं, बट अभी जो है यही है कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं करना चाहिए, ठीक है। एज ऑन डेट 13(4) है, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। 13 के पहले आर्टिकल 12 की बात करते हैं। आर्टिकल 12 में क्या दिया है, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ द स्टेट दी है कि गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज भी और अदर अथॉरिटीज भी। फिर हमने देख लिया मोटा मोटा कौन सी अथॉरिटीज आ जाती हैं उसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि एग्जीक्यूटिव, सब प्राइम मिनिस्टर से लेके और उनके काउंसिल मिनिस्टर्स, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, उसमें आपकी म्यूनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत,
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सब, और अदर अथॉरिटीज जो कि मेजरली गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, शेयर उनका ज्यादातर शेयर गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। इवन कई प्राइवेट बॉडीज भी अगर वो पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, कुछ केसेस की बात की थी। फिर लॉ आर्टिकल 13, उसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले के जो लॉज थे, अगर वो पार्ट 3 को साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो उतना पार्ट उनका नल एंड वॉइड होगा, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, वो मान्य नहीं होंगे। आर्टिकल 13 के पार्ट 2 में क्या बोला कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसा लॉ स्टेट ऐसा कोई लॉ ही नहीं बनाएगी जो जिससे की वजह से लोगों के राइट्स वो टेक अवे कर पाए, उनके राइट्स को कम कर पाए। और अगर ऐसा कुछ लॉ बनाया जाता है तो उतने पार्ट को हम वॉइड मानेंगे, ठीक है, माना जाएगा। आर्टिकल 13(3) में उन्होंने क्या बोला, लॉ की डेफिनेशन दे दी, और लॉज इन फोर्स की भी डेफिनेशन दे दी। काफी इलेबोरेट डेफिनेशन दी, बस इतना ही आपको याद रखना है। फिर 13(4) ये जो बाद में ऐड किया गया था, किसके थ्रू ऐड किया गया था, ये 1971 में ऐड हुआ था। किसके थ्रू ऐड हुआ था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, क्योंकि इससे पहले कहानी हुई थी कि मना कर दिया गया, पहले कहा दिया गया था कि हाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी वो लॉ की डेफिनेशन में आएगी। फिर पार्लियामेंट ने एक लॉ निकाल दिया कि नहीं भाई, जो भी अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर होगी वो ये वाला जो आर्टिकल 13 जो है उसको एप्लीकेबल नहीं होगा, आर्टिकल 13 उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन फिर कोर्ट ने बोला ठीक है, हम मान रहे हैं कि लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉज बनाने की, सब कुछ करने की, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना करें, ठीक है, ताकि उनकी भी रह जाए और उनकी भी रह जाए, ठीक है। हमें वो समझते हैं, जुडिशरी भी समझता है कि पार्लियामेंट जो है उनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि चेंजिंग टाइम्स के साथ जरूरत पड़ सकती है फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज करने की, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस लाने की। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम इसको वैलिड मान रहे हैं आपकी इस अमेंडमेंट को, लेकिन आप जो है बस इतना ध्यान रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज आप नहीं करेंगे। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम अलग प्रॉपर अलग एक क्लास में बात करेंगे। तो आर्टिकल 12 हो गया और आर्टिकल 13 हो गया। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 3 में कि जो बिफोर थे और या आफ्टर थे कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से उनकी बात की गई। फिर लॉ और लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन दे दी, और आर्टिकल 13(4) विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, कि आर्टिकल 13 का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा आर्टिकल 368 में, बट ये अभी वैलिड है। बट कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप खराब नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम राइट टू इक्वालिटी पूरा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको राइट टू इक्वालिटी और ये सब तो अच्छे से याद भी होने चाहिए कि हमारे एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स क्या है। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर डिटेल वीडियोस, क्योंकि माय विजन इज टू मेक इट वेरी सिस्टमैटिक। मैं अभी आई एम नॉट बम्बार्डिंग यू विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जबकि इसमें अगर हम बात करें तो हम सारे केसेस की भी अभी बात कर सकते हैं। इवन जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में इतने सारे केसेस थे उनकी भी सबकी बात कर रहे हैं। फिर हम अभी बाद में जो हम बेसिक स्ट्रक्चर्स वाली बात कर रहे थे तो उसके भी अभी कर दें, नहीं, पहले हम एक बार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वाइज पूरा करेंगे, फिर हम उसको दोबारा जब करेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा, फिर हम उसकी थोड़े थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो करेंगे। तो लेट अस गो वेरी सिस्टमैटिकली, ठीक है, एंड डू शेयर इट विद फ्रेंड्स। इफ यू हैव 1 year 2 year 3 years, यू नो, और आप टाइमली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मान लो आपको अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, मे बी इन 10th, मे बी इन 12th, और मे बी इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तो यू हैव टाइम कि आपको ग्रेजुएशन के बाद अपियर करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो यू नो, अगर आपको है, देखिए सिविल सर्वेंट्स के पास बहुत पावर होती है, ठीक है, द पावर एंजॉयड बाय एन IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर, ठीक है। इवन मैं कहती हूँ अगर आप यू नो लॉ भी करते हैं, ठीक है, तो आप कल को जजेस भी बनेंगे, तो इतना नोबल काम है अगर आप उसको ऑनेस्टली करते हैं। IAS, यहाँ पे एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर बनेंगे, IPS ऑफिसर अगर ऑनेस्ट बनेंगे तो इतनी पावर है, आप इतने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, इतने लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी चीजों को अभी से ही आदत डालिए। वैल्यू योर टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है टू वैल्यू योर टाइम, दिस इज आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट। ये सबके पास इक्वल है, 24 आवर्स होते हैं सबके पास, ठीक है, चाहे वो अंबानी हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो। तो प्लीज वैल्यू योर टाइम, क्योंकि यही आपको फ्यूचर में काम आएगा। Okay, and please don't forget to subscribe to the channel and share it with your friends also. Okay, and give it a thumbs up also. Okay, see you, bye.
हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में पार्ट 3 जब के बारे में बात की थी तो उसमें आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में हमने बात की थी। आज मैं सबसे पहले आपको ये बोलूंगी कि ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, क्योंकि अब जो हम पार्ट जो अब शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके आगे सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। चाहे आप फास्ट स्पीड पे अगर आपको समझ आता हो तो फास्ट स्पीड पे देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि इसमें अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें 14 से आर्टिकल 18 तक हम कवर करेंगे। आप सबने सुना है, यू ऑल हैव हर्ड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएशन ऑफ गॉड, राइट। आपने सब लोगों ने सुना है दैट ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको किसने बनाया है? उनको भगवान ने बनाया। ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएशन ऑफ गॉड। तो एक बात बताइए, अगर सबके सब गॉड की क्रिएशन है, तो फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये सब क्यों होती है? तो इसी वजह से ये जो राइट टू इक्वालिटी है, ये जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ऑलमोस्ट सभी इंडिपेंडेंट कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएशन ऑफ गॉड, चाहे वो किसी भी कलर के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हो, दे आर ऑल इक्वल, ठीक है। इसीलिए बात किस चीज की होती है हमेशा? इसीलिए बात होती है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, जिसको इंडिया भी फॉलो करता है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स तो पूरे के पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं। अब आपको पता है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी इक्वालिटी के लिए भी लड़ रहे थे, बिकॉज इंडियंस को एट पार नहीं ट्रीट किया जाता था ब्रिटिशर्स के साथ। बहुत सारे ऑफिसेस थे, बहुत सारी पोस्ट थी जो इंडियंस होल्ड ही नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी का आपको सबको फेमस केस पता है, जब वो साउथ अफ्रीका में पढ़ रहे थे कि उनको कंपार्टमेंट, ट्रेन का कंपार्टमेंट जो कि विच वॉज मेंट फॉर वाइट्स, उसमें उनको एंट्री डिनाई कर दी गई थी कि ये इट इज ओनली मेंट फॉर वाइट पीपल। ऐसे बहुत सारे आपको पता है। स्लेवरी आपको, हमें सबको पता है अमेरिका में कितनी ज्यादा स्लेवरी रही है, जिसमें ब्लैक लोगों को जो है वो एज स्लेव्स रखा जाता था। हम सबको ये बात पता है। तो यानी कि इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी तो है एक ये एक्सेप्टेड आइडियल है। आइडियल, आई एम यूजिंग द टर्म आइडियल। एक्सेप्टेड आइडियल तो है ये कि हाँ, हर देश में इक्वालिटी होनी चाहिए। इट इज एन एक्सेप्टेड आइडियल, बट व्हाट वी सी अराउंड अस, दैट्स ऑल इनइक्वालिटी, डोंट यू थिंक? एक तरफ इतना लग्जरी अपार्टमेंट्स है, ठीक है, और उसके बिल्कुल ही बैक साइड पे या फ्रंट में भी बिल्कुल ऑपोजिट उसके स्लम्स बनी हुई हैं। एक तरफ स्कूल्स हैं जो एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक तरफ हमें पता है नॉट सो गुड स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। हम सबको पता है इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है। तो जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन टॉयलेट्स, ये भी उनको एक्सेस नहीं है। तो जब हम व्हाट वी सी अराउंड इज इनइक्वालिटी, बट हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं इक्वालिटी की, जो कि एक एक्सेप्टेड आइडियल है। अब आप कहोगे इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी का मतलब ये है कि क्या सबको ही सेम इनकम हो, क्या सबको ही सेम तरह का खाना मिले, सबको ही सेम तरह का घर रहने को मिले? नो, दैट इज नॉट व्हाट इक्वालिटी इज ऑल अबाउट। सी, डिविजन ऑफ वर्क जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। डिविजन ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे कि सारे के सारे अगर अंबानी बन गए तो प्लम्बिंग का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम कौन करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क एक सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि कौन क्या काम कर रहा है डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स। डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सभी इक्वल नहीं हो सकते हर रेस्पेक्ट में, पॉइंट इज इन एवरी रेस्पेक्ट। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ट्रू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे हमारे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या चाहते थे? दैट पीपल मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली,
कि मैं कह रही हूँ कि पीपल मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली, बट दैट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है दैट इज नॉट ड्यू टू रेस, कलर, जेंडर, कास्ट एक्सेट्रा। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो बी आर अम्बेडकर जी थे, नेहरू जी थे और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स थे, उनका क्या जो था विजन था, वो ये था कि पीपल मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली, लोगों को आप डिफरेंटली ट्रीट करिए। पीपल मे बी, ये मैं बहुत ही बेसिक्स आपको समझा रही हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। पीपल मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली, बट वो किस पे नहीं होना चाहिए डिफरेंशिएशन, बट वो किस किस पे नहीं होना चाहिए, कास्ट पे, कलर पे, कोई ब्लैक है कोई व्हाइट है, ठीक है, रेस पे, कोई इंडियन ओरिजिन का है, कोई चाइनीज ओरिजिन का है, ठीक है, जेंडर पे, कोई वुमेन है तो, ठीक है, मेल फीमेल के बेसिस पे, रोल्स के बेसिस पे कि ये तो काम लेडीज का ही है, ये काम जेंट्स का ही है, इस तरह का जो इनइक्वालिटी है वो नहीं, वो अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है। दैट इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू इम्प्लाई कि डिवीजन ऑफ वर्क एक सोसाइटी में जरूरी है। सबको पीपल मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली, यानी कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट should not be given due to race, color, gender, caste, etc. That is an unacceptable form of inequality. होता क्या है, हम कमिट तो कर देते हैं पेपर पे टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, बेसिकली जब हम कमिट कर रहे हैं टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, जब व्हेन वी आर कमिटिंग टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, हम ये नहीं कह रहे कि हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन को आप एलिमिनेट कर दे, हर तरीके का, नॉट द वर्ड इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, द वर्ड इज डिफरेंस। हर तरीके के डिफरेंस को एलिमिनेट करने की बात नहीं की जाती। डिफरेंस जरूरी है सोसाइटी में, क्योंकि जो हमें है पता है डिवीजन ऑफ लेबर भी है, लेकिन इट सजेस्ट दैट द ट्रीटमेंट वी रिसीव एंड द अपॉर्चुनिटीज वी एंजॉय मस्ट नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस। यानी कि क्या कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट किसी को मिल रहा है, किसी को भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट जो मिल रहा है, ट्रीटमेंट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट, वो और जो अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं, वो उसके बर्थ की वजह से या उसके सोशल स्टैंडिंग या सोशल कंडीशंस की वजह से डिसाइड नहीं होनी चाहिए। दैट इज द पॉइंट। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और भी हमेशा बात करती हूँ कि अगर इंडिया को हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें अपने देश को डेवलप्ड बनाना है। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हमारे कंट्री में ये नहीं है, ठीक है। तो अगर जो ट्रीटमेंट है किसी का, वो ये डिसाइड हो जाता है कि अच्छा ये तो फलानी कास्ट में पैदा हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या फिर इसको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी चाहिए, या फिर ये इस कास्ट में पैदा हुआ है अपर कास्ट में, तो उसको ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और इसको ये अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप स्किल्स एंड टैलेंट्स टू परस्यू देयर गोल्स एंड एम्बिशंस, ठीक है। अगर जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा कलर क्या है, ठीक है, जैसे पहले क्या महात्मा गांधी जी के साथ क्या हुआ, बिकॉज वो इंडियन ओरिजिन के थे, ठीक है, ब्लैक थे, तो उनको जो ट्रीटमेंट मिला वो उनको राइट ट्रीटमेंट नहीं मिला, क्योंकि दैट वाज डिसाइडेड बाय हिज कलर, बाय हिज रेस, विच वॉज नॉट फेयर। तो बात होती है इक्वल एक्सेस की। अगर एक ट्रेन जा रही है तो उस ट्रेन में गांधी जी को भी उतना ही हक है उस कंपार्टमेंट में बैठने का जितना कि व्हाइट लोगों को था, ठीक है। आप बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी, बुक्स भी आपने पढ़ी होंगी, 12 years a slave and all that, तो बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था स्लेव्स के साथ भी, विच वॉज नॉट फेयर एट ऑल, ठीक है। कमिंग बैक टू अवर मेन थिंग, आर्टिकल 14 to 18। नाउ हम आर्टिकल, अभी हम इसमें रिजर्वेशन की भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो भी एक, मतलब देखिए, जिसको मिल रही होती है वो कहता है कि अच्छी है, जिसको नहीं मिल रही होती है वो कहता है खराब है, ठीक है। बट उसमें दोनों तरफ के पक्ष जो है हम उसकी बात करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं राइट टू इक्वालिटी में, जिसमें आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये आपको याद रखना जरूरी है, एंड कोशिश करके आपको आर्टिकल्स एक्चुअली में सारे के सारे लर्न होने चाहिए, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे।
इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स की बात होती है कि पहले क्या कहते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है वो कहती है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दो कॉन्सेप्ट्स की बात हुई, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। पहला जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये यूके में फॉलो होता था, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि लॉ के आगे सब सेम है। आपने देखा भी होगा, ठीक है, जो कोर्ट्स होते हैं उसमें एक न्याय की जो देवी बनी हुई है, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई और एक तराजू है उनके हाथ में, यू नो शी इज कैरिंग अ बैलेंस, कि भाई वो जो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही वो डिसीजन लेंगे, डजंट मैटर कि कौन है सामने, ठीक है, कोई यू नो सुपरस्टार है चाहे कोई आम इंसान है, बिल्कुल। तो नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है, चाहे वो सलमान खान हो चाहे कोई और, अगर ऑफेंस सेम किया है तो दे आर ऑल इक्वल बिफोर लॉ। तो ये तो बहुत सिंपल सा इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक जो प्रोविजन है जो कि हमने यूएसए से लिया है, वो क्या कहता है, वो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इट्स एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बच्चे समझने में बहुत कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक लाइन बताऊंगी जिससे आपको ये कभी नहीं भूलोगे कि इसको एक्चुअली में दिमाग में बिठाना कैसे है। आपको एक सिंपल सी इसमें बात याद रखनी है, वो क्या है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। एक ही साइज के कपड़ा सबको नहीं आता, ठीक है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो इसमें बात क्या करते हैं कि सेम लॉज अप्लाई होंगे, सेम लॉज अप्लाई होंगे टू एवरीवन अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस। अगर सेम सर्कमस्टांसेस यानी कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड अनलाइक शुड बी ट्रीटेड द सेम वे। मतलब अगर दो कैटेगरी है जिनके सेम सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, उनको एक तरह से ट्रीट करें, लेकिन जिनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करें। वन साइज डज नॉट फिट एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने एक किसी का मर्डर किया है, ठीक है, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, उनको बहुत गुस्सा आया, उनके पास गन थी, उन्होंने गन निकाली और किसी को मार दिया, ठीक है, आउट ऑफ एंगर। दूसरा मिस्टर बी है, ठीक है, वो भी कहीं जा रहे थे, ठीक है, उनकी गाड़ी को आके किसी गाड़ी ने आगे से आके उनकी गाड़ी को रोका, ठीक है, उसमें से कुछ लोग निकले और उन्होंने उनको थ्रेटन करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उनके पास भी एक गन थी, लाइसेंस गन थी दोनों के पास ही, ए एंड बी के पास, और उन्होंने निकाला और उसको वो हबड़ा दबड़ी में उसमें अपने उन्होंने चला दी। बट फर्क क्या है दोनों केस में? दोनों केस में फर्क ये है कि एक ने आउट ऑफ एंगर चला दी, ठीक है, कि मेरी गाड़ी को उन्होंने ठोक दिया, दूसरे ने सेल्फ डिफेंस में चला दी। तो क्या इनके सर्कमस्टांसेस सेम है? क्या इनके सर्कमस्टांसेस सेम है? नो, इनके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं है। तो यानी कि सिर्फ हम ब्लैंकेट वो नहीं कर सकते कि सब इक्वल बिफोर द लॉ, इसने भी मर्डर किया उसने भी मर्डर किया, दोनों को चलो फांसी की सजा दे दो, ठीक है, या दोनों को लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो। नो, कोर्ट हैज टू सी यू नो कि सर्कमस्टांसेस क्या थे। इसीलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है, ठीक है, लेकिन वो आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए अपनी मन मर्जी से। इट शुड बी वेरी क्लियर, इंटेलिजेंट डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो ये बहुत है। तो हमारे यहाँ कंट्री में दोनों चीजें हैं, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा जुवेनाइल जस्टिस भी आपने देखा कई बार 18 ईयर्स से कम के बच्चे अगर कोई सीरियस क्राइम कर देते हैं तो अलग उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जाता है, उनको काउंसलिंग की जाती है, लॉट ऑफ थिंग्स। कई बार ये भी डिमांड होती है कि नहीं, इन्होंने इतना, अगर वो चाहे वो छोटे हैं लेकिन इतना, अगर इफ दे हैव कमिटेड सच अ ग्रेव क्राइम तो उनको भी एज एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। देयर सो मेनी थिंग्स, आप उनसे चीजों से रिलेट कर पाएंगे। तो बेसिकली हमारी कंट्री में इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है कि सब लॉ के आगे इक्वल है, बट एट द सेम टाइम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी है, यानी कि सबके सर्कमस्टांसेस भी देखे जाएंगे। वन साइज डज नॉट फिट ऑल,
इट्स नॉट कि सबको एक ही साइज आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जा सकती है। फॉर इंस्टेंस, दो वुमेन हैं, उन्होंने भी कोई कमिट किया है कुछ, सपोज करो दो वुमेन है, उन्होंने मिस एक्स एंड मिस वाई, उन्होंने चोरी की है, ठीक है, और मान लो उस चोरी की सजा 3 साल है, ठीक है, बट कोर्ट ने देखा कि वन ऑफ देम जो है प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो हो सकता है कि कोर्ट उसके साथ लीनियंट थोड़ा सा वो कर दे कि उसको मे बी उसको 3 साल की ना देके उसको 2 साल की दे दे, 2.5 साल की सजा दे दे। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किया जा सकता है, लेकिन वो इंटेलिजिबल होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट्स उसका हमेशा ध्यान रखते हैं कि वो आर्बिट्ररी ना हो। ये हो गया हमारा आर्टिकल 14। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें दो बातें की गई हैं आर्टिकल 14 में। क्या क्या? एक की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और दूसरी की गई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। दोबारा से देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मैं देखा बहुत बच्चे नहीं ध्यान रखते, तो मैंने आपको एक सिंपल सी लाइन बताई है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। यही जो है ये हमारा इससे पूरा का पूरा क्लैरिटी हो जाती है आर्टिकल 14 की। ओके, नाउ अब हम आएंगे आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसके कई सारे पार्ट्स हैं, हम करते हैं। पहला क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली, द वर्ड हियर इज ओनली, ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। पहला पार्ट में क्या है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट। किस ग्राउंड्स पे? सिर्फ, वर्ड ओनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओनली, सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे कि कोई IAS IPS के लिए सिलेक्शन हो रहा है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि हिंदू अलाउड है, मुस्लिम अलाउड नहीं है, क्रिश्चियन अलाउड नहीं है, सुनो, नॉट लाइक दैट। या फिर इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग अलाउड नहीं है, इस पर्टिकुलर जेंडर के लोग अलाउड नहीं है, ये इस पर्टिकुलर रीजन के, ठीक है, कि पंजाब के लोगों को नहीं लेना, हरियाणा के लोगों को नहीं लेंगे, नो, नथिंग लाइक दैट। तो स्टेट जो है, ये पार्ट जो है स्टेट पे एप्लीकेबल है, स्टेट नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेट, ओनली वर्ड है ओनली, ठीक है। लेकिन अब देखिए, आर्मी में आपने बहुत बार सुना है, ठीक है, कि बहुत सारे रोल्स में सिर्फ मेन को ही लिया जाता है, तो ओनली वर्ड हो रहा है, ओनली, लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट्स अलग है। वर्ड ओनली है कि सिर्फ इसलिए कि आप वुमेन है इसलिए नहीं लिया जा रहा, तो वो गलत है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द रोल्स वैसे ही उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। इसका ये 15(1) है, मोटा मोटा यही है जो आपको याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना इन सारी चीजों के बेसिस पे। अब आगे भी उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया कि किसी भी सिटीजन को, किसी भी सिटीजन को इन रीजन की वजह से, जो भी हमने बात की, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आप ये नहीं कह सकते कि वो शॉप्स में ना जाए, रेस्टोरेंट में ना जाए, होटल्स में ना जाए, या पब्लिक एंटरटेनमेंट के, आजकल सैयारा मूवी चल रही है, तो जी आप तो इस कास्ट के बिलोंग करते हैं, आप नहीं आ सकते भाई थिएटर में, ठीक है। आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में मैकडी में खाना नहीं खा सकते, तो ये सब नहीं कर सकते। इसी तरह से कोई वेल है जहां सब लोग पानी भरते हैं, ठीक है, टैंक्स हैं, बेदिंग घाट्स हैं, रोड्स हैं, प्लेसेस हैं जो कि पब्लिक रिजॉर्ट की हैं, जो कि स्टेट फंड से या फिर जनरल पब्लिक के लिए है, कोई पार्क है जनरल पब्लिक के लिए, बट वहां पे आप किसी को ये नहीं मना कर सकते कि आप वुमेन है इसलिए नहीं आओ, आप इस कास्ट को इसलिए मत आओ, ठीक है, आप इस रीजन के हो तो इसलिए मत आओ, आपका बर्थ यहाँ इस जगह पे हुआ इसलिए आप मत आओ, नो, ये सब जो है ये चीजें नहीं कर सकते। नो सिटीजन शैल, वर्ड है शैल, नो सिटीजन, इनको हम किसी को भी इन रीजंस की वजह से भी नहीं आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। फिर इसका थर्ड पार्ट में क्या आता है कि कुछ भी, नथिंग इन दिस आर्टिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इस आर्टिकल में जो कुछ
किसी भी ये जो आर्टिकल है, क्योंकि हमने कहा है कि जेंडर के बेसिस पे आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, तो मैन भी तो कह सकते हैं क्यों भाई लेडीज को मैटरनिटी लीव क्यों देते हो भाई 6 महीने की, वो भी पेड, ठीक है, क्यों देते हो पेड मैटरनिटी लीव, हमें तो नहीं मिलती, हम भी तो फादर बनते हैं, हमें तो नहीं मिलती, तो क्यों ऐसा है? तो इस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ही पता था कि क्योंकि वुमेन के लिए अलग चैलेंजेस हैं, बच्चों के लिए अलग चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए कोई अगर स्टेट चाहे, कोई गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। मैटरनिटी लीव है क्योंकि एक वुमेन चाइल्ड बर्थ के बाद उसको टाइम ऑफ चाहिए होता है, स्मॉल चाइल्ड को जो बिल्कुल इन्फेंट है उसको केयर भी चाहिए होती है, ये है। इसी तरह से चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है, कि बच्चों को कोई एक्सप्लॉइट ना करे चाइल्ड लेबर के लिए। तो बहुत सारे ऐसे हैं, इवन लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन की जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, ठीक है, वुमेन के लिए, कि ताकि उनको हम एनकरेज कर सकें कि वो आगे पढ़ें, स्कॉलरशिप दी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि इस आर्टिकल में कुछ जो ऊपर की हमने बात की डिस्क्रिमिनेशन की, बट दैट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन नहीं बना सकती, तो वो बना सकती है। फिर एक और है, फिर उन्होंने बात कर दी अब, nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। देखिए, आप अपने अगर देश की हिस्ट्री देखेंगे तो आपने देखा होगा कि छुआछूत होता था, अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता था, तो ये काफी माना जाता है कि काफी पिछड़े हुए रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे यहाँ की सिटीजन्स थे वो स्केड्यूल कास्ट हो गए, स्केड्यूल ट्राइब्स हो गए, और भी बैकवर्ड क्लासेस होगी, वो काफी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे। द वर्ड इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है। तो इसमें इस आर्टिकल में था कि गवर्नमेंट जो है वो इनके लिए भी, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन अगर चाहे तो गवर्नमेंट बना सकती है। ये भी आया। फिर क्या आया कि for the advancement of any social, nothing in this article जो है shall prevent the state, nothing in this article shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled caste or scheduled tribes, and so far as such special provisions relate to their admission to educational institution including private educational institutions। आपने देखा होगा हर साल बहुत सारे बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक है, मेडिकल के लिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं IIT जी का एग्जाम देते हैं। उन कॉलेजेस में भी जो सीट्स होती हैं वो एससीज के लिए, एसटीज के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड होती है, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट ने की है। इसके भी अगेंस्ट बहुत सारे वो हैं कि टैलेंट प्रमोट नहीं होता एंड ऑल दैट, तो हम ये सब अभी बातें करेंगे इसके बारे में। तो इसमें ही क्या हुआ था कि इसमें क्या हुआ था, बाद में हमने एक एक्ट भी लेके आए थे, गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन, रिजर्वेशन की मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, रिजर्वेशन इन एडमिशंस, इन एडमिशंस एक्ट था ये 2006 का। इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम 27% सीट्स जो है ना वो ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व करेंगे, 27%, ठीक है। फिर काफी कुछ हुआ, क्योंकि देखो जनरल कैटेगरी फिर ऑब्वियसली डिसएडवांटेज फील करेगी, ऑब्वियसली बात है। फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जो कि एक प्रोग्रेसिव, जिसमें बोला क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। उसमें उन्होंने थ्रेशोल्ड बना दी कि हाँ ये क्रीमी लेयर है, ये एलिजिबल नहीं होंगे इस रिजर्वेशन में, क्योंकि इनकी आमदनी जो है, इनकी जो एनुअल इनकम है वो इस सीलिंग से अबव है, उनके पास इतने सारी एसेट्स हैं कि गाड़ियां भी हैं, घर भी है एंड ऑल दैट। तो एक क्राइटेरिया उसमें हुआ कि इन क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो एक ये आर्टिकल 5 पे था। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाट आई फील इज कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, इट इज हाई टाइम, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कंप्लीटली पर्सनल ओपिनियन, नथिंग एंडोर्स्ड बाय, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, इट इज हाई टाइम कि जो SC ST जो हैं, जो रिजर्वेशन है SC और ST के लिए भी, उसमें भी SC ST का जो रिजर्वेशन होता है उसमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसमें भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रही बिकॉज आई बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी, ठीक है, बट प्रोविजन ये होना चाहिए। व्हाई?
व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं मानती हूँ कि जो सोशली और एजुकेशनली, आप अभी भी गांव में जाइए, यू फील सो बैड, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हालत सच में खराब है, पर्टिकुलरली जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी हालत सच में खराब है। आपको बहुत दुख भी होगा अगर आप बिल्कुल ही पिछड़े हुए कुछ गांव में जाएं और वहां देखें स्थिति। अभी हो क्या रहा है, जो जितना मेरी समझ है उतना मैं आपको बता रही हूँ। हो क्या रहा है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है उन्हीं को आगे मिलता जा रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए 1975 ईयर 1975 में किसी ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, और वो मान लो वो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, या कोई भी ग्रुप ए सर्विस बन गए, ठीक है। अब वो मान लो थे एससी कैटेगरी के। 25 साल के बाद दो ईयर 2000 में उनके बेटे ने एग्जाम दिया सिविल सर्विसेज का ही, वो भी बन गया। मान लो कोई भी एलाइड उसको सर्विस मिल गई। फिर 25 साल के बाद के उसके बेटे ने एग्जाम दिया। तो कितनी जनरेशंस को हम रिजर्वेशन का बेनिफिट दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, जैसे जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके बच्चों को, ठीक है, ग्रुप ए हायर सीनियर लेवल पे ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं, उनके बच्चों को हमें रिजर्वेशन के या फिर कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअली में जो सच में जिनको चाहिए, जो सच में जिनको जेन्युइनली इस रिजर्वेशन को चाहिए, उनको नहीं मिल पा रही है। दिस इज व्हाट आई फील, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली माई पर्सनल ओपिनियन, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, बट जहां पे कुछ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी एसटी में भी होना चाहिए, क्योंकि जो जेन्युइनली डिजर्विंग है उनको मिल सके, ना कि जनरेशन टू जनरेशन रिजर्वेशन पास हो। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। कमिंग अब मूविंग फॉरवर्ड, तो ये हो गया आर्टिकल 15 का 5। फिर आर्टिकल 16 में फिर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट कितनी टाइम्स के साथ चेंज करती है और गवर्नमेंट को समझ आती है कि चीजें हैं। अब उन्होंने कहा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल में किसकी बात लाए, अब वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की भी बात लाए कि एनी स्पेशल प्रोविजन, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, चाहे वो जिस मर्जी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, और उनके एडमिशन के लिए भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट ने हमारी की कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, चाहे वो जनरल के हों, चाहे वो किसी भी हो उसके हों, ठीक है। उन्होंने 10% का एक वो लगा दिया था, सीलिंग लगा दिया था कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो एंड ऑल दैट, तो विच वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकें। कई बार आपने देखा होगा, न्यूज में भी आती हैं खबरें कि किसी बच्चे ने नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया और उसका एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, बट पैसे नहीं थे पेरेंट्स के पास, इसलिए वो एडमिशन नहीं ले पाया, ठीक है। कई बार सोसाइटी है हमारी, सिविल सोसाइटी है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके करते हैं कुछ, बट बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स तो हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के पास भी। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की जो डेफिनेशन है वो स्टेट नोटिफाई करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स। तो इसमें इतना ही है। तो एक अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, वर्ड ओनली इज इंपॉर्टेंट, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के, कास्ट के, सेक्स के, प्लेस ऑफ बर्थ के, जेंडर के, रीजन आपका कहाँ के हो आप, एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे हमने पढ़ा बाकी प्रोविजंस में, हाउएवर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं। तो दोबारा से हम देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में हमने बात की इक्वालिटी बिफोर लॉ की, जिसमें दो कॉन्सेप्ट्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इक्वालिटी बिफोर लॉ की सब इक्वल हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो किसी एक क्लर्क हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब इक्वल है बिफोर द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस कि लाइक को लाइक, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ठीक है, उनके सर्कमस्टांसेस को भी देखा जा सकता है। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है वो की जा सकती है, वो क्लासिफिकेशन आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में दो कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट है, वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। फिर हमने आर्टिकल 15 की बात की। आर्टिकल 15 में उन्होंने बोला कि इन चीजों के बेसिस पे, रिलीजन, रेस एक्सेट्रा, इन चीजों के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ इन चीजों के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन जैसे किसी को पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं आने दे रहे हैं, किसी को वेल्स, टैंक्स, बेदिंग गार्ड्स नहीं यूज करने दे रहे हैं, कि इस रोड पे नहीं आप जा सकते हो एंड ऑल दैट। लेकिन वुमेन के लिए, एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए स्टेट जो है वो बना सकती है। इवन एडमिशंस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो,
चाहे वो अनएडेड हो, मतलब नॉट एडेड बाय द गवर्नमेंट हो, उनके लिए भी उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है कि रिजर्वेशन हो। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अलाउड है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की, विच इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाम से पता चल रहा है, बहुत सिंपल सा एक है ये भी, कि इसमें सबसे पहले क्या है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है, फॉर ऑल फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, तो हम चाहे कोई भी, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकलता है, सिंपल सा क्या निकलता है, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, एज चाहिए 21 साल, और मिनिमम एज जो चाहिए 21 साल, और ग्रेजुएशन चाहिए। इवन फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सिविल सर्विसेज के। डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, स्टेनोग्राफर्स के लिए 12th क्लास होती है, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट इवन ग्रुप डी पोस्ट के लिए 10th क्लास 12th क्लास होती है, एंड सो ऑन। लेकिन आपको किसी को हम इन चीजों की वजह से मना नहीं कर सकते कि आप कहाँ से हैं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या, ऑफकोर्स इंडिया में होना चाहिए, रिलीजन क्या है आपका, रेस क्या है, कास्ट क्या है, इस वजह से हम उनको डिनाई नहीं कर सकती स्टेट। ठीक है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑन दीज ग्राउंड्स बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी। ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन मैटर करती हैं, इसमें क्वालिफिकेशन वर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो डिपेंड करेगी ना जॉब के लिए, वो तो चाहिए ही चाहिए है, कोई स्किल चाहिए, टाइपिंग चाहिए, मान लो स्टेनोग्राफर के लिए स्किल चाहिए, तो उनकी बात नहीं कर रही। ये किन की बात कर, इन फैक्टर्स की, थे जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज फैक्टर्स की, रिलीजन की बेसिस पे, रेस, कास्ट एंड ऑल दीज बेसिस पे। लेकिन फिर आगे भी सेफ गार्ड रख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि इस आर्टिकल में, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है जिसमें किसी भी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो क्या कह सकते हैं, हाँ, कि वो जो है वो उसी स्टेट या उसी यूनियन टेरिटरी में रहे। तो ये बस आपको जानने के लिए सिर्फ आप जान लीजिए। इसी तरह से स्टेट्स भी बना सकती हैं कि किसी, अगर बैकवर्ड क्लास उनकी स्टेट में कोई है, उनको लगता है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो वो उनके लिए भी कर सकती है। सिर्फ आप जान लीजिए, इसको इतना इंपॉर्टेंट लर्न करना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें लर्न करना, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और इन सब बेसिस पे जो है वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, रिलीजन ऑल दैट के बेसिस पे। लेकिन स्टेट भी कर सकती है। स्टेट जो है वो प्रमोशन के मैटर्स में भी, सीनियरिटी वगैरह के मैटर्स में भी फेवर कर सकती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, अगर उनको लगता है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विसेज में। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो उनका रोस्टर वगैरह बनते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानने के लिए। अब हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो क्या है कि रिजर्वेशन हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी एसटी के लिए, वुमेन के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो वो किया जाता है ईडब्ल्यूएस के लिए भी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब रैंप चाहिए। ठीक है, ये मतलब ये इसके लिए नहीं है, आर्टिकल 16 के लिए, लेकिन वैसे तो ये सिंपल सी बात है। अब आर्टिकल 17, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में बता दिया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी बहुत ही बुरी प्रैक्टिस थी, जो हमने पढ़ा है सबने बुक्स में, हिस्ट्री की बुक्स में और भी बुक्स में, कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी दैट वाज बहुत ही एक डिग्रेडिंग एक प्रैक्टिस थी। ठीक है, विच वाज अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो गई है। ठीक है, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और किसी भी फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस जो है वो फॉरबिडन है। ठीक है, और ये पनिशेबल ऑफेंस है। याद रखने की बात यह है कि ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, और बिल्कुल पूरी तरह से ये हर तरीके से ये बैंड है, क्योंकि ये बहुत ही एक इट इज वेरी डिग्रेडिंग एंड ह्यूमिलेटिंग काइंड ऑफ वो। लेकिन कौन से ऐसे एक्ट्स होंगे जो कि अनटचेबिलिटी को माने जाएंगे, जैसे किसी को बोलना कि नहीं आप मंदिर में नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी होता रहता है काफी जगहों पे, आप उसको जस्टिफाई करता है कोई अनटचेबिलिटी को। ठीक है, किसी को किसी होटल में थिएटर्स में नहीं आने दिया जाता बिकॉज आप इस कास्ट के बिलोंग करते हो, अनटचेबल हो आप तो। या फिर प्रीच करना कि हाँ अनटचेबिलिटी करनी चाहिए, कोई प्रीच कर रहा है तो वो भी, किसी को सर्विसेज ना देना है, किसी को गुड्स नहीं बेचना कि हम आपको नहीं चीज बेचेंगे, तो वो सब अनटचेबिलिटी के डेफिनेशन में आते हैं, और अनटचेबिलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, वो बहुत सारे इसके लिए लॉज भी जो है वो इन प्लेस हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स था, फिर बाद में एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कमिंग टू राइट टू इक्वालिटी का अभी जो लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आपको पता है, आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जिसमें बोला जाता था राय बहादुर साहब। ठीक है, काफी सारी आपने मूवीज देखी होंगी जिसमें राय बहादुर, सर, राजा, नवाब, इस तरह के बहुत सारे
टाइटल्स से, जो कि जनरली हेरिडिटरी होते थे, दीवान बहादुर, दीवान साहब, महाराजा, ये सब राय साहब, ये सब दिए जाते थे। तो ये सब बैंड है, अब कोई भी इंडियन सिटीजन इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इनफैक्ट इनफैक्ट कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो किसी फॉरेन स्टेट से भी कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है, किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकता है कोई इंडियन सिटीजन, ठीक है। कि किसी, मैं अगर हूं और मुझे किसी और कंट्री ने दे दिया जी आप तो ये हो, ठीक है, कोई भी कंट्री दे सकती है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी अपनी एनिमी कंट्रीज का या किसी का भी। तो फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल इंडियन सिटीजन नहीं ले सकते। इनफैक्ट अगर कोई फॉरनर भी हमारी कंट्री में उसने एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई अच्छी पोस्ट होल्ड कर रहा है, मतलब कोई भी पोस्ट होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, तो वो भी प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और कुछ इसी तरह से कोई भी सिटीजन या फॉरनर जो कि ऑफिस ऑफ एक प्रॉफिट होल्ड कर रहा है हमारी कंट्री में, तो भी वो किसी तरह की पर्क, सैलरी या कोई भी मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता अगर वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। ये सब मैं सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। लेकिन 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 अगर कोई आर्मी में सर्व कर रहा है, ठीक है, तो उनको रैंक्स मिलती हैं, कर्नल, मेजर, या नेवी में है एडमिरल, इसी तरह से एयरफोर्स में है, तो उन सबकी रैंक्स होती हैं, तो वो अलाउड है, ठीक है। अकेडमिक टाइटल्स भी, मिलिट्री और अकेडमिक टाइटल्स, क्योंकि ये आपकी हेरिडिटरी नहीं है, एक तो ये आपके नॉलेज की वजह से मिले। डॉक्टर है, डॉक्टर आपके नाम के आगे इसलिए लगा है क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई की है। प्रोफेसर लगा है क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई की है। इसी तरह से मिलिट्री के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके, कि आप मेजर हैं, कि आप कर्नल हैं, कि आप कैप्टन हैं, कि आप ब्रिगेडियर हैं, एंड सो ऑन। तो ये अलाउड है, मिलिट्री और अकेडमिक टाइटल्स। फिर स्टेट ऑनर्स भी हमें पता है, हमारे पास, हमारे यहाँ पे भारत रत्न दिया जाता है, पद्मश्री, पद्म विभूषण दिया जाता है। ये सब भी ऑनर्स आपको दिए जा सकते हैं। आप कहेंगे कि ये भी तो एक उपाधि है, ये भी तो यूनिक टाइटल है कि आपको भारत रत्न, ये सब टाइटल हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है, ये सब टाइटल्स हेरिडिटरी नहीं है। और तो इनको आप कर सकते हैं, बट आप अपने नाम के आगे या पीछे इसको नहीं लगा सकते। नाम के आगे या पीछे इनको नहीं, यू कैन नॉट प्रीफिक्स देम और यू कैन नॉट सफिक्स देम विद योर नेम। ये नहीं मैं कह सकती कि हाँ, कि आई एम मिस अग्रवाल सो आई एम भारत रत्न मिस अग्रवाल, या मिस अग्रवाल भारत रत्न। नो, आई कैन नॉट से दैट। सो आपको मिला है, वेल एंड गुड, कॉन्फर कर रही है गवर्नमेंट टाइटल, स्टेट आपको टाइटल कॉन्फर कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। तो ये सिंपल सा एक एक्ट वो था, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्योंकि जो प्रैक्टिसेस ऐसी थी जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो बिल्कुल ही खराब थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधा सीधा ही हटा दिया। तो आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, एक बार फटाफट से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मैंने आपको सिंपल सी भाषा में बताया, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। याद रखिएगा कि वन साइज, सिंपल सी एक लाइन, और आप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। फिर आर्टिकल 15 में कि हम रिलीजन, रेस, कास्ट, इन सब के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसी तरह फिर आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट के लिए बात की उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम इन बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ऑफकोर्स स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। और फिर 17 में अनटचेबिलिटी और 18 में टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर राइट टू फ्रीडम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें हमने राइट टू इक्वालिटी के सारे आर्टिकल 14 to 18 कवर कर लिए थे। ओके, आज हम शुरू कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम 19 से 22 आर्टिकल्स तक है। आज हम आर्टिकल 19 डिस्कस करेंगे। अगर लंबी नहीं हुई ज्यादा वीडियो तो आगे 20, 21 और 22 भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 19 करेंगे। इसमें हमने ये भी बात की थी पिछली वीडियोस में कि 7 थे पहले, हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था और अब ये लीगल राइट है। तो हमने राइट टू इक्वालिटी कर लिया था पिछली वीडियो में। राइट टू फ्रीडम में हम आर्टिकल नंबर 19 अब शुरू करेंगे। तो राइट टू फ्रीडम जैसे मैंने अभी आपको बताया उसमें 19 to 22 है, और ये जो है ये अवेलेबल है ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ही अवेलेबल है।
अब इस आर्टिकल में क्लॉज 19(1) से लेकर क्लॉज 2 19(6) तक है, ठीक है। मतलब 19 जो है उसके अंदर क्लॉजेज हैं 1 से लेकर 6 तक। तो 19(1) में जो बात बताई गई है वो तो बताई गई है कि आपके पास कौन कौन से, उसमें 19(1) के अंदर हमारे पास कौन कौन सी राइट टू फ्रीडम है। पहले 19(1) में क्या बताया गया है कि कौन कौन सी फ्रीडम है। फिर 19(2) से लेकर 19(6) तक हमें बताया गया कि वो जो फ्रीडम्स हमें दी गई हैं वो किस किस बेसिस पे स्टेट जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है, ये जो फ्रीडम्स हमें दी गई हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 19(1) में हमें कौन सी फ्रीडम्स दी गई हैं। देखिए यहाँ मैंने एफ नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बताऊंगी अभी क्यों नहीं लिखा। तो सबसे पहले क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें फ्रीडम है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की। और ये डिपेंडिंग ऑन द टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डायनामिक है और टाइम टू टाइम चेंज करती ही रहती है डिपेंडिंग ऑन द इंटरप्रिटेशन बाय जुडिशरी ऑल्सो। तो इसमें हम देखेंगे, अभी एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले नाम देख रहे हैं हम क्या क्या है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, then we have another freedom which is right of freedom to assemble peacefully and without arms। हम कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, ठीक है। राइट ऑफ फ्रीडम है हमें टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने के लिए। फिर वी हैव राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या डिफाइन होता है, स्टेट्स होती हैं, यूटीज होती हैं, और एनी अदर प्लेस जो कि एक्वायर्ड बाय इंडिया हो कभी भी किसी भी समय। फिर हमारे पास है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इस पे भी क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे उसके भी हम डिटेल बात करेंगे। एंड फिर एफ जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो रिपील कर लिया गया था, वो अब लीगल राइट है। ये वाला राइट टू प्रॉपर्टी और जो मेन उसमें था 7 में वो अलग है, ठीक है, तो वो अब रिपील कर लिया गया। अब जी में क्या है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। हम कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हम बैठ के हम आर्म्स बनाने लग जाएं, लोगों को बॉम्ब बनाने लग जाएं। तो वो सब आगे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो सब हम देखेंगे। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी 6 फ्रीडम्स है अंडर आर्टिकल 19(1). 19(1) में हमारे पास पहले है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आर्म्स मतलब वेपन्स वगैरह। Freedom to form associations or unions or even cooperative societies. Then we have freedom to move freely throughout the territory of India. Then we also have freedom to reside and settle in any part of the territory of India. And then we have right to practice any profession or occupation or business. ये हमें covered है किसमें, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में। अब हम आगे के क्लॉज देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि these freedoms are not absolute। ये जो फ्रीडम्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ये बात याद रखनी है आपने कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है आप देखेंगे हम कहां से कहां, आर्टिकल 19(2) से 19(6) के बीच में, ठीक है। तो अब देखिए पहला हमने क्या पढ़ा, पहली जो फ्रीडम पढ़ी उसमें 19(1) में क्या पढ़ा हमने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आप देखिए मैं अब ये YouTube चैनल चला रही हूँ, ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रही हूँ, लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं तो एक अपने व्यूज देने लग जाऊं कि नहीं भी हमारे देश को तो 10 टुकड़ों में बांट देना चाहिए और ये है वो है, बंगाल को अलग कर दो, पंजाब को अलग कर दो, ऑल दैट, तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे किसको थ्रेटन कर रहा है वो चीज। अगर मैं इस तरह के एक्सप्रेशंस दूंगी, इस तरह के अपने व्यूज एक्सप्रेस करूंगी, तो वो किस चीज को थ्रेटन कर रहा है, वो हमारी कंट्री की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर रहा है। तो हमें अपना स्पीच, फ्री स्पीच है हमारे देश में, हम एक फ्री हैं टू एक्सप्रेस अवरसेल्व्स, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमारी कंट्री की सोवरेनिटी जो है, हमारी कंट्री की सोवरेनिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ओके, इंटीग्रिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। फिर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, आप नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो जिससे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो जिससे कि एनिमी कंट्रीज को कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। हम बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है एक देश में, ठीक है, तो इस तरह की कोई भी चीज आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते फ्री स्पीच में कि उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाए। फिर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स,
अब हमारे कई सारे हमारी कंट्रीज हैं जो हमारी फ्रेंड है, कई सारी कंट्रीज हैं जो इतने हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं बोलना होता है कि जिससे हमारे और स्टेट के साथ, फॉरेन स्टेट्स के साथ रिलेशंस खराब हो। ठीक है, अब हम यूएसए हैं, मान लो हम यूएसए के बारे में कोई बंदा जो बड़ा पॉपुलर मान लो यूट्यूब चैनल चलाता है और वो यूएसए के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दे, ठीक है, जो बहुत ही जिसकी पॉपुलैरिटी हो, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, तो क्या फिर वो हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे फॉरेन स्टेट के साथ? नहीं रहेंगे। तो हम ऐसा भी कुछ नहीं कह सकते फ्री स्पीच में कि हम दूसरे देशों पे, इवन हम अपनी एनिमी स्टेट्स के बारे में भी इतना ओपनली नहीं हमें बोलना होता है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हम कर सकते। पब्लिक ऑर्डर आ गया, डिसेंसी एंड मोरालिटी आ गई, ये सब एक ही साथ हम रीड कर सकते हैं कि आपको कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं कर सकते हम सोसाइटी में। हम अपनी जब बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हम सपोज करो हमने पहले वाले राइट टू इक्वालिटी में पढ़ा था, ठीक है, कि हमें सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, ऑफ देयर कास्ट, ऑफ देयर स्टेटस, उनको इक्वली ट्रीट करना है। लेकिन हम कुछ ऐसी बात कह दें अगर अपने उनसे व्यूज के थ्रू, जिससे कि पब्लिक ऑर्डर ही डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, कि नहीं नहीं ये तो मतलब अनटचेबिलिटी जैसे क्राइम है, ठीक है, उसके बारे में ही कोई बात कर दे तो उसे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर देंगी चीजें। डिसेंसी एंड मोरालिटी भी हमें ध्यान रखनी होती है कि हम अपनी बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बार किसी को पकड़ लिया जाता है कि उसने बहुत ही ऑब्सीन लैंग्वेज यूज की, बहुत ही वल्गर लैंग्वेज यूज की। इवन जो हमारी मूवीज आती हैं उनको भी पहले जो हमारा बोर्ड होता है जो सर्टिफाई करता है मूवीज को, वो पहले देखता है कि बहुत ज्यादा उसमें मतलब वल्गर लैंग्वेज, अभी ऑफकोर्स आजकल तो देख रहे हैं हम कि बहुत ज्यादा इंडिसेंट। अभी कल परसों ही 25 प्लेटफॉर्म्स जो हैं, 25 प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट ने बंद किए हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वल्गर लैंग्वेज यूज हो रही थी, ठीक है, जो कि बहुत ही इनडिसेंट थी, बहुत ही वल्गर थी। तो 25 ऐसे प्लेटफॉर्म्स को रोक दिया गया, बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इनडिसेंसी आप फैलाएं, ठीक है। तो हमें डिसेंसी और मोरालिटी के कंपास पे भी उसको देखना होता है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। हम कुछ कह रहे हैं, कोई मैटर है वो अभी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, सबजुडिस है वो मैटर, और हम उसके बारे में कह रहे हैं जिससे कि कंटेम्प्ट हो सकता है। अगर कोर्ट ने कह रखा है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट कह देता है कि ये वाली जो चीज है इसके बारे में भी मीडिया में कोई बात नहीं आएगी, ठीक है, ये मीडिया कवर नहीं करेगा, बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। तो लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए तो कोर्ट का कंटेम्प्ट हो सकता है, और भी केसेस में कोर्ट का कंटेम्प्ट हो सकता है। तो वो चीज जो है फिर वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आएगी। फिर डिफेमेशन, बिना मतलब हम किसी को बिना बात के अगर किसी को बुरा नाम कर रहे हैं, किसी का डिफेम कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं किसी को, तो वो भी नहीं है कि हम, मेरा मन है कि चलो मेरा यूट्यूब चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं तो मैं फलाने यूट्यूबर को अगेंस्ट कुछ भी बोलती जाऊं। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, हमारी बात से कोई प्रॉब्लम, कोई ऑफेंस ना हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोगों के जब कभी दंगे हो जाते हैं, हमारी छोटे छोटे, कभी अभी नूह में हो गए थे, कभी मेरठ में हो गए थे, तो क्या होता है कि व्हाट्सएप के थ्रू लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, ठीक है, कोई हिंदू है मुस्लिम्स के अगेंस्ट दे रहे हैं, रिलीजन के अगेंस्ट दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कोई दंगे भड़क जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो जाए। ओवैसी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो हेट स्पीच देते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं है। तो इन सारे बेसिस पे ये जो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इनके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लिमिट कर सकती है। ओके, तो दीज जो ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बहुत है। अभी हुआ भी क्या था, अभी क्या हुआ था, एक जब इंडिपेंडेंस के थोड़े टाइम बाद ही, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के इनटू फोर्स आने के बाद ही हुआ था कि किसी स्कूल में 3 बच्चों ने नेशनल एंथम नहीं गाया, ठीक है। फिर वो फाइनली मैटर, ये वो उनको एक्सपेल कर दिया गया स्कूल से। फिर वो फाइनली मैटर पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में राइट टू साइलेंस भी इंक्लूडेड है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में राइट टू साइलेंस भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप चुप रहना चाहते हैं, जैसे अभी आजकल क्या हो रहा है, किसी ने वो नहीं बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद तो करके पीट दिया लोगों ने, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, किसी ने भारत माता की जय नहीं बोला तो भी पीट दिया। तो ये सब गलत चीजें हैं, ठीक है। राइट टू साइलेंस है हमारे पास अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू साइलेंस है। राइट जो है मीडिया के पास भी है, मीडिया के पास भी राइट्स हैं। इसी फ्रीडम के अंदर मीडिया के पास भी राइट्स हैं कि वो जो है वो अपने व्यूज जो है वो शेयर कर सकता है। एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, आपने देखा है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं इतनी सारी, जो हम टीवी पे देखते हैं जब, तो कितनी सारी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं। वो सब क्या है, वो सब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है।
हमारा फोन टैप ना हो, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ फोन, राइट अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट टैपिंग ऑफ फोन, ये राइट टू प्रिवेसी में भी आएगा और इसमें भी आता है राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ फोन, ठीक है, कि हमारी क्या बात हो रही है, हम किससे अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं व्यूज। फिर हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है, धरने पे लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑफिस में डेमोन्स्ट्रेशन होती है कि हम धरने पे बैठ गए, पिकेटिंग होती है, हम धरने पे बैठ गए हैं, लेकिन लेकिन राइट टू स्ट्राइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है, याद रखना है। राइट टू स्ट्राइक जो है, आप धरना कर सकते हो लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते कि आप फ्रीडम ऑफ, हम तो जी स्ट्राइक करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे, नो। आप पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, पीसफुल, ठीक है, ये नहीं कि आप हाथ में तलवारें लेके निकल गए जी हम धरना करेंगे, नो। तो राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत वाइड है, इसमें आपको चुप रहने का भी है, इसमें यू हैव द राइट टू नो ऑल्सो। फिर एक कोर्ट केस हुआ था जिसमें सरकार ने, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आपको जानने का भी हक है, ठीक है, पब्लिक क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, ठीक है, तो वो भी राइट टू नो भी जो है वो भी पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। राइट टू साइलेंस है, मीडिया का राइट है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स का राइट है, राइट टू नो, डेमोन्स्ट्रेशन का, पिकेटिंग का, बट नॉट द राइट स्ट्राइक, ये नहीं है। तो ये हुआ हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई है ये सब 19(2) में बताई गई है, 19(2) में बताई गई है। ये आपको ना ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या बताया, मोटा मोटा बस 19 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि 19(2) में क्या है, 19(3) में क्या है, इतना उसमें नहीं जाना होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंड एक्सप्रेशन को, गवर्नमेंट किस बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के बेसिस पे, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, डिसेंसी मोरालिटी हो, डेफेमेशन ना हो, कोई ऑफेंस को इंसाइट ना कर रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो रहा हो, फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन रहे। तो ये हुआ हमारा पार्ट नंबर ए। अब हम करते हैं बात किसकी, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हम इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जब हम इकट्ठे हो रहे हैं तो हमारे पास वेपन्स नहीं होने चाहिए, आर्म्स नहीं होने चाहिए, पीसफुल असेंबली होनी चाहिए, पीसफुल असेंबली होनी चाहिए। इसमें एक और बात भी होती है कि इस तरह की जो असेंबली होती है वो पब्लिक लैंड पे होनी चाहिए होती है। ये नहीं है कि मेरा मन कर रहा है जी हम पार्टी करें और चलो हम शाहरुख खान के बंगले मन्नत पे चलेंगे, मैं तो वहीं पे असेंबली करूंगी पीसफुली, नो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसको भी जो है गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एक तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के बेसिस पे, और एक पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक। मुझे एक असेंबली करनी है, ये नहीं कि मैं रोड पे एक शामियाना लगा के, एक टेंट लगा के एक असेंबली कर रही हूँ, नो, पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन रहना चाहिए, जिसमें इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक, कि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, ये भी तो पब्लिक ऑर्डर का पार्ट है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ब्रॉड टर्म्स हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम लिखेंगे पब्लिक ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसमें काफी सारी चीजें कवर सकते हैं। तो हम असेंबली कर सकते हैं पीसफुली और विदाउट आर्म्स, ठीक है, लेकिन वो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन ना करे, ठीक है, कि हम किसी ऐसे पर्पस के लिए नहीं कर रहे मीटिंग कि जो कि हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी को ही मतलब खतरे में डाल दे, सोवरेनिटी को ही। इसी तरह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऑल दैट विदाउट आर्म्स होनी चाहिए, और ये पब्लिक लैंड पे ही अलाउड होती है। घर में भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पार्टी नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है कि हम किसी क्लब में बुक करके नहीं कर रहे, वो सब अलाउड, ठीक है, लेकिन पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स होनी चाहिए। फिर सी पार्ट में क्या कहते हैं, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्सो। आप बना सकते हो एसोसिएशन, आप बना सकते हो, लेकिन उसको भी हम गवर्नमेंट लिमिट कर सकती है, किसके बेसिस पे, एक तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो है ही है, अब मैं एक एसोसिएशन बना लूं, एक यूनियन बना लूं कि जी मैं कोई और ही पार्ट को, जैसे अब खालिस्तान की डिमांड उठती रहती है, ठीक है, तो ये सारे जो एसोसिएशन होती हैं दे आर बेसिकली, अगर आप किसी इंटीग्रिटी को आप थ्रेटन करोगे, देश की सोवरेनिटी को थ्रेटन करोगे, तो ये सब एसोसिएशन अलाउड नहीं होती, वो सब इलीगल होती हैं। फिर पब्लिक ऑर्डर भी खराब नहीं होना चाहिए, मोरालिटी भी, किसी इमोरल पर्पस के लिए आपने कोई एसोसिएशन बना लीजिए, ठीक है, तो वो सब भी अलाउड नहीं है। इसमें एक और बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब आप एसोसिएशन बनाते हैं तो उसका राइट टू रिकॉग्निशन नहीं मिलता। आपने एक बना लिया, आपने एसोसिएशन बना तो ली, लेकिन उसको राइट टू रिकॉग्निशन, कि उसको रिकॉग्नाइज भी करे गवर्नमेंट, वो नहीं मिलता। गवर्नमेंट की इच्छा है, क्योंकि बहुत सारी रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस होती हैं कि गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ठीक है, उनकी डिमांड्स भी सुनी जाती हैं फिर गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी है, लेकिन राइट टू रिकॉग्निशन जो है, राइट टू उसमें नहीं आता। इसी तरह से राइट टू स्ट्राइक भी नहीं आता। बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूनियंस बन जाती हैं वर्कर्स की,
इसमें राइट टू स्ट्राइक नहीं आता। आप यूनियन बना सकते हो बट आप राइट टू स्ट्राइक नहीं कर सकते, लॉकआउट नहीं कर सकते। वो सब वैसे भी इंडस्ट्रियल लॉज में कवर होता है, ये जो लॉकआउट करना है ये सब चीजें जो हैं ये इंडस्ट्रियल लॉज में कवर होती हैं। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में राइट टू रिकॉग्निशन नहीं मिलता, ना ही राइट टू स्ट्राइक मिलता है। एंड जब आप एसोसिएशन कोई बनाई जाती है, कोई यूनियन बनाई जाती है, तो वो इमोरल पर्पसेस के लिए नहीं होनी चाहिए, मोरालिटी ध्यान रखनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर को और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया भी थ्रेटन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी ऐसी एसोसिएशन बन सकती हैं। स्ट्राइक नहीं कर सकते और रिकॉग्निशन का हक भी नहीं मांग सकते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज भी किया जाए। बहुत सारी यूनियंस आपने देखी होंगी, इवन फिल्म वर्कर्स की यूनियंस होती हैं, जो फिल्म वर्कर्स में छोटे मतलब स्पॉट बॉय से लेके छोटे छोटे होते हैं, फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो उनकी यूनियंस होती हैं ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सारी चीजें अलाउड है कि आप यूनियंस बनाएं, लेकिन बस इन चीजों को ध्यान रखते हुए कि वो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन ना करे, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे और मोरालिटी के कंपास पे भी ठीक हो। फिर पॉइंट नंबर डी में जो हमारे पास इसका फोर्थ फ्रीडम आती है वो क्या आती है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। ये इसको बहुत ध्यान से समझेंगे हम। थ्रू आउट इंडिया में थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया की डेफिनेशन हमने कर रखी है। कहते हैं गवर्नमेंट इसको लिमिट कर सकती है किस किस बात पे? एक तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब। आपको पता भी होगा, आप सबने शायद सुना होगा, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है अंडमान में, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, वहां पे जो ट्राइब है वो सेंटिनलीज ट्राइब है। एंड वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वो बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो हॉस्टाइल है। इनफैक्ट वहां पे कोई जाता है तो मतलब एक अमेरिकन को तो वहां पे मार भी दिया गया था, 27 ईयर ओल्ड अमेरिकन थे वो। तो ये जो है इनको प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने भी कह रखा है कि वहां पे कोई नहीं जाएगा। गवर्नमेंट को भी कभी जाना होता है तो उनके एक अलग वो होते हैं, बट ये बिल्कुल भी आम पब्लिक से नहीं मिलते, बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड। तो ऐसे गवर्नमेंट जो है किसी भी शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए औरों की मूवमेंट को लिमिट कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे आइलैंड नॉर्थ, जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तो सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया में कि यहाँ पे नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो मूवमेंट को हम इसी तरह से और भी है, निकोबार में भी कई आइलैंड्स हैं जो कि जनरल पब्लिक की रीच से दूर हैं, कई रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं, इवन ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो सकते हैं और भी रीजंस। तो शेड्यूल ट्राइब कोई इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनका कल्चर उनका सब मेंटेन रहे, उनके यूनिक जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी लैंग्वेज है वो सब मेंटेन रहे, तो इसके लिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है मूवमेंट। दूसरा, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए भी, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए भी, अगर आपको अभी किसी चीज में अगर लगता है, अभी जैसे कि आपने देखा होगा कर्फ्यू लगा दिया जाता है, कर्फ्यू लगा देते हैं ना, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई है किसी एरिया में, कुछ वायलेंस हो गया, कुछ हो गया, तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि उसमें जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है ना। आपको अलाउड नहीं है कि आप घर से बाहर निकलना है, यू कैन नॉट मूव फ्रीली। वो सब क्या है? जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो है मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट में भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसी तरह से फिर ई पार्ट में क्या कहते हैं? फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसको भी कर सकते हैं, वही जनरल, उसमें दोनों में सेम आएंगे, डी और ई में, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। जब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है उस पर कब जब कोई जा ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली उस पर कोई सेटल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट के लिए हम इस वाले जो क्लॉज है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं ट्राइबल एरियाज जहां पे सिर्फ उन्हीं को हक है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी है, ठीक है, कि वहां पे वही लोग लैंड ले सकते हैं एंड ऑल दैट। और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए तो ये बहुत ब्रॉड टर्म आ जाती है, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट, ठीक है। तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए भी इस वाले क्लॉज में गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फिर है हमारे पास एक पॉइंट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन और बिजनेस। इसमें हमें ये देखना होता है कि गवर्नमेंट इसको लिमिट कर सकती है। एक तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट की बात होती है, इसमें ये ध्यान रखना है। इसमें तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो दिक्कत ना हो, लेकिन जैसे कि सपोज करो कि कोई घर में अभी किसी एक कौन सी जगह मुझे याद नहीं आ रहा, बट किसी प्रोफेसर को भी अरेस्ट किया है गवर्नमेंट ने, जो कि उसने एक फ्लैट को किराए पे लेके वो ड्रग्स बना रहे थे, ठीक है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर, ठीक है, अच्छे उस पे पोजीशन पे, एंड बट उन्होंने ये काम कर रहे थे वो, और वहां से काफी सारा जो सामान भी उनके यहाँ से मिला काफी क्वांटिटी में। पब्लिक इंटरेस्ट उससे सर्व नहीं हो रहा ना, ठीक है।
आप कोई भी प्रोफेशन करिए, लेकिन जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट तो ध्यान में रखिए ना। फर्दर, अब मैंने कहा कि कोई भी प्रोफेशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कोई भी बिजनेस कर सकते हैं आप, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। एक तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि मुझे लाइसेंस नहीं है और मैं कुछ भी बनाए चले जा रही हूँ, ठीक है। अब अभी पनीर मिला, बहुत सारा पनीर जो फेक था, ठीक है, वो ये क्या है? आप फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है, बट आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे। जो फेक सामान मिलता है, मिठाइयां मिलती हैं फेक, दूध मिल रहा है फेक, ये सब क्या है? दिस इज, यू आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग कि आपको प्रैक्टिस करने की आजादी है, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस, बट आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज है, आपने कह तो दिया कि कोई भी प्रोफेशन कर लो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर लो, कोई भी बिजनेस कर लो, कोई भी ट्रेड कर लो, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, प्रिस्क्राइब कर सकती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है, कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस किसी चीज के लिए चाहिए। क्वालिफिकेशन जहां पे बात आएगी वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर डॉक्टर बनना है किसी को, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकती, मेरे पास सपोज करो मैंने मेडिसिन की पढ़ाई नहीं की और मैं तो कहूँ हॉस्पिटल जाके कि नहीं मैं ही ऑपरेशन करूंगी भाई, क्योंकि मुझे तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है। आई कैन नॉट डू दैट। वाई? बिकॉज आई डोंट possess द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और द टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोफेशन। सो ये जो है, स्टेट ऑब्वियसली ये चीज तो कर ही सकती है। एंड एक स्टेट और चीज क्या कर सकती है कि वो कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस जो है, उसमें कह सकती है कि ये सिटीजन नहीं करेंगे, ये स्टेट ही करेगी। बहुत सारी चीजें होती हैं, अब रेलवेज है, ठीक है, स्टेट की मोनोपोली है ना, तो स्टेट मोनोपोली कर सकती है किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन पे, ट्रेड पे, बिजनेस पे, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ धीरे धीरे सब कुछ, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है, स्टेट कर सकती है, ठीक है। कि मान लो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन है, रेलवेज हैं, ठीक है, आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट बुकिंग है, तो गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट कर सकती है। और स्टेट की डेफिनेशन हमने बहुत क्लियरली पढ़ी थी आर्टिकल 12 में, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल अथॉरिटीज, और अदर अथॉरिटीज में भी हमने पढ़ा था अदर अथॉरिटीज के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कि गवर्नमेंट से फाइनेंस मिल रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि नहीं, गवर्नमेंट के फंक्शंस कर रही है कि नहीं, एंड ऑल दैट। तो वो वाली वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हैं, सो दैट आपको पता हो कि स्टेट का क्या डेफिनेशन है। अब एक और क्वेश्चन उठता है, मतलब अभी तक यही माना जाता था कि ये जो आर्टिकल 19 है, ये अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट ही है, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट ही है। तो हम गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी अगर हमारे ये राइट्स इन्फ्रिंज करती है, तो हम उसके सोल्यूशन के लिए जा सकते हैं कोर्ट्स में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, मैंने बताया आपको, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डायनेमिक और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के बाद ये चेंज होती जाती है। कोर्ट ने कई कई जगह ये भी हिंट दी है कि आर्टिकल 19 जो है, एक्चुअली ये हमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी होना चाहिए, तभी राइट सेंस में हमारे पास फ्रीडम होगी। बट ऑब्वियसली इसके बाद ये सिर्फ बात हुई है, ऐसा नहीं है कि अभी अवेलेबल है, क्योंकि अदरवाइज तो ऐसा हो जाएगा तो काफी दिक्कत भी हो सकती है कि फलाने ने मुझे ये कह दिया, फंडामेंटल राइट मेरे इन्फ्रिंज हो गए, चलो जी कोर्ट, तो इस तरह से। तो अब हम दोबारा देख लेते हैं हमारे पास कौन सी 6 फ्रीडम्स है। हमारे पास सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसमें कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत वास्ट है, मीडिया के पास उसमें है, हमारे पास राइट टू साइलेंस है, राइट टू नो है, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट है, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक है। तो इसको गवर्नमेंट जो है लिमिट कर सकती है जब हमारी कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात आए, नेशनल सिक्योरिटी की बात आए। अब मोरालिटी का हमें ध्यान रखना होगा इसमें। फिर हमें इसमें फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, डिफेमेशन नहीं होनी चाहिए, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस नहीं होनी चाहिए। फिर हमने सेकंड में क्या पढ़ा था? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी वायलेंट पर्पस के लिए हो रहे हैं। तो बेसिकली एक तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, और पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसमें सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा राइट ऑफ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड और यूनियंस। हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, हम यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं, बट इसमें भी क्या था? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी हमारी कंट्री के थ्रेटन नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी ये सब थ्रेटन नहीं होना चाहिए। फिर हम मूव कर सकते हैं फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन शेड्यूल कास्ट के एक तो प्रोटेक्शन के लिए स्टेट जो है हमारे राइट्स को
रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और दूसरा जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में भी कर सकती है। यही दोनों बातें इसमें भी आ जाएंगी कि शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट के लिए रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया का जो हमारा राइट है उसको जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए और एसटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस एसटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है वो इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। फिर राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक तो गवर्नमेंट जो है मोनोपोली कर सकती है, सिटीजन्स को एक्सक्लूड कर सकती है, ठीक है, एंड क्योंकि लाइवलीहुड ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन कहीं पे, क्वालिफिकेशन कहीं पे नेसेसरी है तो वो भी की जा सकती हैं। और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो गवर्नमेंट है इसमें रिस्ट्रिक्शंस कर सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक प्रोफेसर को पकड़ा गया क्योंकि वो ड्रग्स बना रहा था जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है। अब फेक चीजें जितनी भी खाने पीने की मिलती हैं बहुत सारी, वो सब जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ भी वो करेंगे ऑक्यूपेशन। फर्दर टेक्निकल क्वालिफिकेशन या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो भी कर सकती है, और गवर्नमेंट जो है वो एक्सक्लूड भी कर सकती है कोई पर्टिकुलर फील्ड को। राइट टू स्ट्राइक, राइट टू रिकॉग्निशन इसमें एसोसिएशन वाले में नहीं होगा। राइट टू एसोसिएशन वाले जो हमारा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है उसमें ये नहीं होगा कि हमें रिकॉग्नाइज भी करो हमारी यूनियन को, बहुत जरूरी नहीं है। राइट टू स्ट्राइक भी नहीं होगा और वो वैसे भी इंडस्ट्रियल लॉ से कवर होता है। एंड नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही है और प्रोफेशन का भी दिया है, तो इसमें आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अभी तक आपको याद क्या रखने की बात है, आपको ये मोटा मोटा अगर आप ये चीजें याद रखोगे तो आपको वैसे भी सारा कुछ याद रहेगा। प्लस पब्लिक इंटरेस्ट की बात याद रखनी है,